अगर मुस्लिम इस देश में सेक्युलरिज्म का लड़ाई लड़ रहा है और उसको ये पता नहीं कि दलितों के खिलाफ क्या हो रहा है, पान के दुकान पे छुट्टे अगर आप 2 रुपए छुट्टा कम दे दिए उस पर लिंच हो जाते हैं दलित। बोले आज जो दलित बहुजन इस देश में एंटी मुस्लिम होके बीजेपी के तरफ जो राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ दलित बहुजन हुआ, आपको नहीं लगता कि सेक्युलरिज्म को आपने डीलेजिटिमेट किया है? आप करोगे नहीं, सिर्फ बोलोगे प्रिविलेज है क्या है क्या। दलित बहुजन, लेट देम फॉर्म एन एंटी कम्युनल दलित बहुजन फ्रंट, अपर डोमिनेंट एलिट्स इन विद इन दिस सेक्शंस, इन यादव, ओबीसी, दलित, वो सारे कांग्रेस के साथ है, नीचे तबके पूरा बीजेपी के साथ है। एसटी एससी ओबीसी के बच्चों को मतलब रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन वाइवा में कंपेरेटिवली उसको बहुत कम नंबर दिए जा रहे हैं। इनवेरिएबली अपर कास्ट जो टॉप एलएसआर और मिरांडा से आएंगे उनका बहुत बढ़िया रहता है, पूरा समझ लेते हैं टेक्स्ट, उसको अपना पॉइंट भी डाल देते। दलित बच्चे लिख और ये बहुजन बच्चे लिख नहीं पाते। एक तो है कि ओबीसी अगर बच्चा है तो ओबीसी लिस्ट में ही आए, दलित बच्चा है तो दलित लिस्ट में ही आए। अगर वो अपर कास्ट में आ गया खराब क्वालिटी के दलित और ओबीसी उसमें आ जाएंगे और अपर कास्ट भी बाहर होंगे, जनरल क्वालिटी खराब होगा। तो एनएसयूआई का तो अभी जो राष्ट्रीय प्रभारी है वो खुद जेएनयू से ही। नमस्कार, जन काफिला में आपका स्वागत है। मैं महेश चौधरी हूं और हम लेकर के आए हैं एक स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है इनफॉर्मल विद महेश। इनफॉर्मल विद महेश में हम लोग बहुत इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, बहुत सादी भाषा में, हर किसी को समझ में आए और हर किसी की जिज्ञासाएं शांत हो। इसी क्रम में क्योंकि समझने और सीखने का इसमें हमारा एक मकसद है, तो हमारे साथ आज एक सिखाने वाले व्यक्ति ही हैं, शिक्षक हैं जेएनयू में, डॉक्टर अजय गुडावर्ती, राजनीतिक विज्ञान पढ़ाते हैं और उसके अलावा बहुत सारी जगह लिखते पढ़ते रहते हैं। स्वागत है अजय जी आपका। थैंक यू महेश। अजय जी, हमारा जो ये फॉर्मेट है पूरा बातचीत का, उसमें होता है ना कि एक आजकल ट्रिगर वार्निंग का एक तरीका होता है, तो मैं थोड़ी ट्रिगर वार्निंग आपके लिए भी दे देता हूँ और दर्शकों के लिए भी, कि बहुत ऑफेंड किया जाएगा आपको और बहुत खोद खोद करके बात की जाएगी। तो हमारा फॉर्मेट बेसिकली ये है कि हम ये मानते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो हम पहले आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बातचीत करेंगे, फिर आपके प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे, फिर आपकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग मुद्दों पे आप क्या करते हैं। तो 3P का हमारा मॉडल है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला नहीं, पर्सनल, प्रोफेशनल और पोजीशन। क्योंकि मैं आपका बहुत लंबा चौड़ा परिचय दूं, उसकी बजाय हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय खुद दें। आप बताएं कि आप कौन हैं दर्शकों के लिए। मेरा तो ये बिगनिंग, मतलब मैं तेलंगाना से हूँ और पढ़ाई मेरा पूरा हैदराबाद में हुआ ग्रेजुएशन तक। उसके बाद मैं दिल्ली आया, KMC में मेरा पढ़ाई हुआ, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। फिर बाकी सब पढ़ाई MA, MPhil, PhD सारा JNU से हुआ। फिर मैं पहला नौकरी नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, उसके बाद फिर JNU ज्वाइन किया 2006। तो ये रहा। और मैं हैदराबाद में, हमारा पेरेंट्स और फैमिली अभी भी हैदराबाद में रहते हैं। बोथ माई पेरेंट्स आर एकेडमिक्स। मेरा फादर पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, मदर उस्मानिया में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, और मेरा भाई भी अभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। वाइफ इसमें बैंक ऑफ अमेरिका में काम करती है। तो मतलब ये है कि पूरा परिवार अकादमिक पृष्ठभूमि पर है और यूनिवर्सिटी टीचिंग में आप लोग ज़्यादा हैं। तो हमारे आम दर्शकों के लिए, या जो यंग स्टूडेंट्स देख रहे होंगे इसको, या फिर गाँव से जो लोग आते हैं, हम जैसे लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता है कि एकेडमिक जर्नी कैसे होती है, कैसे एकेडमिक्स में आप ऊपर जाते हैं, प्रोफेसरशिप, क्या डिफरेंस है कॉलेज के टीचर में, यूनिवर्सिटी के टीचर में, वो प्रोसेस क्या है। तो क्योंकि आपका तो पूरा परिवार अकादमिक उसमें है, किस तरीके से जाया जाता है? एकेडमिक में ऐसा है कि आपका हायर एजुकेशन, जैसे स्कूल हम B.Ed करके स्कूल में ज्वाइन हो जाते हैं, और जैसे ग्रेजुएशन MA करके कई लोग कॉलेजेस में ज्वाइन हो जाते हैं, और आगे अगर पढ़ाई या रिसर्च जिसको कहते हैं हम MPhil और PhD में भी जो रिसर्च होता है
2 साल का एमफिल होता है, 5 साल का पीएचडी होता है। वो करने के बाद अगर आप पब्लिश कर पा रहे, लिख पा रहे और आपका छप रहा है कहीं पे, वो जाके मोटा मोटी तौर पे वो दैट इज दी। और रिसर्च एक खास स्किल है जो आम जनता से बात करने का तो है, लेकिन रिसर्च में हमारा मानना ये है कि कई चीज़ें हमें आंखों से या एक्सपीरियंस से पता नहीं चलती, उसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए एक खास मेथड होना चाहिए, खास एनालिटिकल ये होना चाहिए। उस पर बहुत सारे डिबेट्स है कौन सा मेथड कैसे, नहीं तो हम आम जिंदगी में हमें जो लगता है मान ले तो वही सच है, और कई लोग अब आपको कुछ और लगेगा, हमें कुछ और लगे, और हम इस पर कैसे चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए रिसर्च का जरूरत है, कभी एविडेंस, डेटा, क्वांटिटेटिव कुछ लोग देते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कुछ लोग थियोरेटिकली देते हैं, कुछ लोग फिलॉसफी से आके देते हैं, कुछ लोग साइकोलॉजी से बताते हैं। तो ये सारा जो थोड़ा स्पेशलाइज डोमेन है, कहीं ना कहीं हमें अपने जिंदगी के, निजी जिंदगी के बारे में भी, सोशल लाइफ के बारे में भी थोड़ा डेप्थ में चीज़ों को डालने का कोशिश लगातार रहता है। ये तो क्योंकि आप शिक्षक हैं तो उसी दिशा में और बातें भी होंगी, लेकिन आजकल सोशल साइंसेज में पोजिशनलिटी की बहुत बात हो रही है कि आप किस पोजीशन से चीज़ों को देख रहे हैं। तो हम दर्शकों के लिए भी, अपनी समझ के लिए भी, आपकी पोजिशनलिटी समझने के लिए हम ये चाहेंगे कि आप अपनी एक बार सोशल लोकेशन लोकेट करें कि कहाँ से आप आ रहे हैं। हमारा सोशल लोकेशनलिटी ऐसा है, बहुत डिवाइडेड है ये। आप सोशल, कास्ट, क्लास, जेंडर का पॉइंट करेंगे तो ऑब्वियसली इन द हायर एंड आता है, क्योंकि हम ब्राह्मण कास्ट बिलोंग करते हैं साउथ इंडिया का। हमारा क्लास, जैसा हमारे पेरेंट्स का क्लास एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हमारा जन्म तो एक अपर मिडिल क्लास का अपब्रिंगिंग था, पब्लिक स्कूल में पढ़ने का था, जेंडर में भी प्रिविलेज। लेकिन अगर वहीं तक सीमित हो जाएंगे हम, फिर वो एक ही रंग से देखने का हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारा निजी जीवन में बचपन से ही लगातार सोशल मूवमेंट्स, एक्टिविस्ट से जुड़ने का, पूरा फैमिली, जैसा जुड़ना मतलब सिर्फ बात करके आगे वैसा नहीं, एक्टिविस्ट आके घर पे भी रुकते थे। हमारा फादर का पूरा जिंदगी उसी में उनका गया है, तो उसका दो पहलू मैं देखता हूँ। एक तो एक प्रिविलेज्ड पहलू था, लेकिन लगातार बचपन से एक सेंसिटाइजेशन भी हुआ है। कास्ट जैसे डिबेट्स करते होते थे, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट जो जैसे बाल गोपाल जी हो गया, वरवर राव, कंचाइलैया, कास्ट का, क्लास का, तो बहुत सारे डिबेट से हम लोग बहुत बचपन से ही परिचित है। तो अगर पोजिशनलिटी का बात करा, मैं अब किस इसमें देखो इसको, तो एक कन्विक्शन का बात करेंगे तो मैं करूँगा एक सोशल इक्वालिटी का जबरदस्त कन्विक्शन दिया गया बचपन से ही, और प्रिविलेज का तो वो दूसरे तरफ हो रहा है, उसको हम डिनाई कर नहीं सकते। उसका एक अपना एडवांटेज है बचपन से, जैसे पढ़ाई के मामले में घर में बहुत सारे एकेडमिक्स बचपन से आते, जाने माने जितना हम लोग जानते वो सारा पर्सनल फैमिली फ्रेंड्स है, किताबें घर पे थे, सोशल सर्कल्स भी वैसे थे, तो वो इनिशियल एडवांटेज तो हमारा। इसलिए मैं जब भी पब्लिक या एकेडमिक सेमिनार या पब्लिक टॉक्स में कॉलेजेस का खासकर वो जब इंट्रोड्यूस करते हैं कहते हो ब्रिलियंट ये वो, मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूँ कि इस ब्रिलियंस के पीछे एक प्रिविलेज भी है, तो इसको एग्जैजरेट भी नहीं करना चाहिए कि ब्रिलियंस को ऐसा अंदरूनी चीज है। अपॉर्चुनिटी मिले तो सब ब्रिलियंट बन सकते हैं देश में, इसमें ये मेरा विश्वास है। तो उस ब्रिलियंस का भी पीछे एक जिस एकेडमिक एक्सपोजर जो इनिशियल, जैसे भाग दौड़ में एक आगे रखेंगे तो आगे ही भागेगा, वो हमेशा वी हैव बीन कॉन्शियस ऑफ दैट, मैं कह सकता हूँ। तो जनरली क्या होता है कि जैसे फर्स्ट जनरेशन के जो लोग आते हैं, एकेडमिक्स में हो या सिविल सोसाइटी में हो, एक्टिविज्म में हो, उन लोगों के लिए वो पूरा स्पेस जो है, मैं जिन लोगों से मिलता हूँ फर्स्ट जनरेशन के लोगों से, वो बहुत इंटिमिडेट फील करते हैं उस स्पेस में बोलने में। उस स्पेस में एक होता है ना, वो कंफर्टेबिलिटी नहीं होती। आपको वो एज रहा है कि आप बहुत हाईली कंफर्टेबल रह करके उस स्पेस में ऑपरेट कर पाते हैं। तो इस बात पर कभी एकेडमिक्स के लोगों ने, या जो ये पूरा सर्कल है जिसको हम सिविल सोसाइटी भी बोल रहे हैं, इस बात को क्या कंसीडर किया है, क्या बदलने की कोशिश करी है? क्योंकि ये अगर पर्सनली मैं बोलूँ तो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा है कि हाईली इंटरप्रेटेटिंग होता है वो,
कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं कह पाते हैं, आपकी पोजीशन सही होती है लेकिन क्योंकि आपको ये लगता है कि क्या पता मैं गलत हूँ, तो वो सेंस ऑफ वो होता है ना सेल्फ क्वेश्चनिंग, वो रहता है। आपके साथ शायद वैसा नहीं रहा जैसा आपने कहा। कैसे बदलेगा ये, वो कंफर्टेबिलिटी कैसे रहेगी, वो कनेक्ट कैसे होगा? बहुत डीप क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे पहलू है। तो एलिट में भी बहुत ग्रेडेशन है, एक ढंग का एलिट नहीं है इंडिया में। तो हमको एक ढंग का एलिट माने तो उसका भी एलिट है जिसे हमें कॉन्फ्रंट करना पड़ता है, जो खुद हमारे ऊपर भी हावी होने का कोशिश करते हैं, लेकिन एक सोशल कॉन्फ्रेंस के बाद हम जवाब दे पाते, जो हम हावी होने नहीं देते। तो एलिट में भी ग्रेडेशन है, जो अपर मिडिल क्लास एलिट से आए हैं, तो उस एलिट में भी ग्रेडेशन है। दूसरे बहुत इम्पोर्टेंट विषय में जो हम लोग इस ऐसे क्वेश्चन में चूक जाते हैं कि हम मान लेते हैं कि एलिट एक कॉन्फिडेंट एलिट है क्या। मेरा अनुभव, जिस समय दुनिया में बहुत सारे जगह काम कर चुका हूँ, पढ़ा है यूनिवर्सिटी बाहर में, मुझे कहीं ना कहीं लगता है हमारा एलिट कॉन्फिडेंट एलिट नहीं है। हमें बाहर से, आप जैसे कह रहे हो, फर्स्ट जनरेशन से देखो तो ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट ये लगते हैं, तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे अपर कास्ट डोमिनेंट कास्ट का महिलाएं आप एकेडमिक्स में देखो, वो किसी नजर से कॉन्फिडेंट लोग नहीं है, वो खुद सफर करके आए। बहुत सारे मैं एकेडमिक्स में जिनको हम बहुत एलीट एकेडमिक्स मानते हैं, उनका पर्सनल स्टोरीज में जानता हूँ, पर्सनल डोमेस्टिक स्फीयर में बहुत सफर करके करके वो आगे बढ़ते हैं। वो एक्सपीरियंस आप साथ लेके चलते हैं वो लोग, और वो एग्रेशन कभी कभी जो दिखाते हैं, वो एग्रेशन सिर्फ अपना क्लास पोजीशन से नहीं आता, वो अपना पास्ट जो सफर किए जेंडर, वो भी उधर जुड़ जाता है। तो मेरा मानना है इंडिया में प्रॉब्लम ट्रेजेडी ये है, ना एलीट कॉन्फिडेंट है ना सफल कॉन्फिडेंट है। दोनों एक दूसरे को सोचते। अब एलिट में आप जाके बात करो, वो कहते हैं नीचे के तबके के लोग तो बहुत एग्रेसिवली बात करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये जनरल व्यू है। अब नीचे से बात करें तो ये जनरल कंप्लेंट, ऊपर लोग कास्ट से बात समझते नहीं, वो भाई बहुत हद तक सही है। जैसे मैं अपर कास्ट डोमिनेंट कास्ट एकेडमिक्स में बात करता हूँ, बहुत लोगों को उनका दूसरों कास्ट का लिव्ड एक्सपीरियंशियल रियलिटी का कुछ नॉलेज है। जो लोग कास्ट पे भी लिखते हैं उनको भी ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं। इसलिए लेकिन मैं मानता हूँ कि इसको ब्रेक करना चाहिए, दोनों तरफ ब्रेक होना चाहिए। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ये दोनों तरफ का डायलॉग, कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लोग आर रेडी टू गिव यू दैट कंसेशन। जैसे मैं सबाल्टर्न का भी बहुत क्रिटिक दिया हूँ, मुझे बहुत मेरा जनरल व्यू में ये लगा कि सबाल्टर्न ओपन है, अगर आप पे विश्वास हो उनको कि आपकी इंटेंशन सही है, आपका मकसद सही है, आप सिर्फ उनको दबाने के लिए या इंसल्ट करने के लिए नहीं करो, वो खुल के बात करते हैं, आपसे डिफर करते हैं। आप देखो मेरे कमरे में दलित बहुजन बच्चे बहुत बैठे रहते तो खुल के बोलते हैं, और बहुत लोग मुझे ये भी बोलते सर हम जैसे आपके कमरे में बोल पा रहे, बाहर यूनिवर्सिटी JNU जैसा प्रोग्रेस यूनिवर्सिटी में भी हम बोल नहीं पा रहे। तो ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ एक है, प्रेजुडिस भी है, कास्ट उसका एक इनबिल्ट प्रेजुडिस की बॉडी लैंग्वेज सबका फिक्स ये है उसी में बोलने का, लेकिन ये बहुत लेयर्ड है। जैसे हम भी जब बोलते हैं इलिट तो सोचते हम पे भी हावी हो, क्योंकि हम उनके जैसे नहीं बोलते, उनके जैसे आर्गुमेंट नहीं देते। अब हाल ही में हम लोग एक सेमिनार में थे, आप देख रहे थे, मैं काउंटर आर्गुमेंट दिए तो हावी होने का, बस फर्क इतना है कि हम वापस बोल पाते कि भाई तुम गलत हो, तुम्हारा मानना तो यहाँ तक। आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं मिलता हूँ, और जो आपके केबिन में जो चर्चाएं होती है वो भी मैंने 2-4 बार देखी, और केबिन के बाहर के भी जो स्टूडेंट्स जो केबिन तक नहीं गए, केबिन में एक कंफर्टेबिलिटी का माहौल है। मैं क्योंकि दोनों ही पक्षों से मिलता हूँ, जो आपसे कंफर्टेबली बात कर पा रहे हैं और दूसरे वो जो आपसे कभी कंफर्टेबली बात नहीं कर पाए। जो कंफर्टेबली बात कर रहे हैं उनका ये मानना है कि आप बहुत ग्रिल करते हैं बातचीत में। जो आपसे बहुत कंफर्टेबली बात नहीं कर पाए उनका ये मानना है कि आप कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं, कुछ भी थ्योरी दे देते हैं, कुछ भी काउंटर आर्गुमेंट देते हैं, घुमा करके कान पकड़ते हैं, बात को रिसीव नहीं करते। ये मैं एक ऑब्जर्वेशन बहुत सारे लोगों से बातचीत के बाद कह रहा हूँ।
ये कैसे आप कर पाते हैं, मतलब आपकी पोजीशन मैं तो थोड़ा समझ रहा हूँ उसको, लेकिन आप एक्सप्लेन करेंगे कि आप कुछ भी कैसे बोल करके निकल जा रहे हैं, इतना ऑफेंड क्यों कर रहे हैं लोगों को? ऑफेंड का बात नहीं, मुझे मेरा मानना है इंडियन ग्रेडेड इनइक्वालिटी इज वेरी लेयर। बहुत जल्दी हम उस मकाम तक पहुंचे जैसा हम अभी पहुंच चुके हैं इंडिया में, एक टॉक्सिक पब्लिक कल्चर में पहुंच गए। जो लोग असर्ट कर रहे हैं वो एक ढंग में विक्टिम है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे पोजीशन में वो भी ऑपरेसर। मेरा ये ठोस मानना है, वो ग्रेडेड है, लेकिन दोनों है, दोनों पहलू, लास्ट तक वही रियलिटी। तो इस मामले में अगर हमको पब्लिक कल्चर को बदलना है, एक डिबेटिंग पब्लिक कल्चर, एक सेल्फ राइटियस पोजीशनैलिटी बदलना पड़ेगा। तो मैं बहुत सारे इसमें मेरा पोजीशन इंटरस्टेशनल पोजीशन रहता, बीच का मैं पकड़ना चाहता हूँ। मैं दलित बहुजन का स्ट्रगल है ये, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक मैस्कुलिन व्यू पॉइंट से भी आ सकता है, जैसा ओबीसी कल्चर में हम देख रहे। ये कोई कहता नहीं, शायद मैं पहली बार सोशल जो मैं ये बात पब्लिक डोमेन में रखा हूँ, ओबीसी असर्शन इज रियल, बट वो मैस्कुलिन कल्चर भी है ओबीसी। दलितों में का एंटी कास्ट हो सकता है, क्या प्रो फेमिनिस्ट उसमें है अपने आप में। ब्राह्मणों में भी गरीब लोग हैं, क्या एंटी कास्ट लोग, क्या ब्राह्मण का गरीबों का बात कैसे करेंगे? ब्राह्मण महिला इतना ही ऑपरेस है जितना दलित महिला, एक एंगल से आप देखें तो फूले और अंबेडकर का आप स्टडीज देखेंगे, उनका लगातार कंपैरिजन से। तो मेरा कहना ये ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट्स हमें ओपन करना चाहिए। जो हमारा पब्लिक स्फीयर का डिबेट्स है वो बहुत सेटल्ड डिबेट्स है। एक एंटी कास्ट का वो अपना ही पोजीशन है, ये कास्ट हिंदू डोमिनेंट एलिट का आप देख चुके हैं, वो अपना ही सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वो अपना एक लिबरल फिक्सिटी है, और बाकी लेफ्ट लोगों का अपना एक फिक्सिटी है। मेरा मुझे जहाँ समझ में आया, ये बचपन से मैं ये मेरा आया, क्योंकि हमारे घर में ये सारे डिबेट्स होते थे। वुमेन एक्टिविस्ट भी आते थे, बहुजन एक्टिविस्ट भी आते थे, रेडिकल लेफ्ट जैसा जो नक्सलाइट मूवमेंट के करीब सिविल राइट्स वाले आते थे। तो मैं बचपन से ये ऑब्जर्व किया कि इनके इतना इनकंसिस्टेंसीज है। एक तरफ आप कह रहे हो बहुत सही है, लेकिन आपका पोजीशन का दूसरा पहलू भी है जो किसी और के लिए सही नहीं हो सकता। आप इसको कैसे ओपन करो? और मेरा खास मानना है कि जब तक हम ये बीच के स्पेसेस को ओपन नहीं करेंगे, ये हमारा ऑलवेज इट विल टिल्ट टुवर्ड्स एक अथॉरिटेरियनिज्म, जैसा अम्बेडकर का हिंदुइज्म में एक अथॉरिटेरियन स्ट्रीक पर जबरदस्त है। इसको खोलने के लिए हमको दोनों तरफ के इश्यूज ओपन करना पड़ेगा। जैसा मैं आर्टिकल्स लिखा हूँ मेज़नाइन इलिट्स, मैं मानता हूँ कि ब्राह्मणों में भी गरीबों के इश्यूज हमको रेज करना चाहिए, तो डिबेट करना चाहिए, कैसे फ्रेम करेंगे। आप अगर कहोगे कि ये फ्रेम में ये क्वेश्चन रेज करते हैं ब्राह्मणिज्म है, नहीं, तो आप ये क्यों करना चाहते हैं कि जब मैस्कुलिनिटी की बात कर रहे हैं तब आप ये बात क्यों करना चाहते हैं कि दलित मैस्कुलिनिटी या दलित पैट्रियार्की या ओबीसी की मैस्कुलिनिटी? क्योंकि वो तो मैस्कुलिनिटी तो अप्रोच द कास्ट है। वैसे ही आप जब गरीबी की बात करना चाहते हैं तो आप ये क्यों कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण की गरीबी? गरीबी तो फिर सबकी गरीबी। तो जो इंटरसेक्शन है उसमें आपको नहीं लगता कि आप भी कहीं ना कहीं चूक रहे हैं कि आप जब ये, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है यही तो एक नैरेटिव क्रिएट करती है। जब आप ये कह रहे हैं कि मैस्कुलिनिटी या पितृसत्ता पैट्रियार्की, तो उसको अलग से आपको दलित की पैट्रियार्की या ओबीसी की पैट्रियार्की बोलने की कहाँ जरूरत है? क्योंकि जब आप ये बोलते हैं, क्योंकि एक मार्जिनल आइडेंटिटी दलित पुरुष के पास है, वो दलित है लेकिन वो पुरुष है, तो एक ऑपरेशन की आइडेंटिटी है पुरुष के तौर पे। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि दलित पुरुष या दलित पैट्रियार्की, तो आप उसमें ये कर रहे हैं कि एक तरीके का उसका जो मार्जिनलिटी है वो उसी के खिलाफ उसको ऑपरेशन बोल करके उस मार्जिनलिटी को वॉश आउट करने की कोशिश होती है। वैसे ही उल्टा कर दे गरीब ब्राह्मण, तो ब्राह्मण इज ऑपरेशन आइडेंटिटी, गरीबी वो ऑपरेशन मार्जिनलाइज्ड है। जब दोनों का आप मिलाते हैं तो असल में आप वो ऑपरेशन की भूमिका को कमजोर कर रहे होते हैं। मेरा वो इसी के खिलाफ है, मैं उससे पूरा सहमत नहीं हूँ। जैसा डॉक्टर बालगोपाल का एक फॉर्मुलेशन, अगर इस देश में हमें ऑपरेशन के खिलाफ लड़ना है, apart we have to be ready to criticize a part of ourselves. This is what बालगोपाल said. मैं उस
बहुत प्रभावित। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल हैव टू रेज। अभी आपको इस मैं जो क्वेश्चन है इसको फ्रेमिंग में आपको ऐसा लगा, ऐसा नहीं कि मैं दलितों में गरीबी के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं इनफैक्ट स्कैवेंजिंग के बारे में भी लिखा हूँ, स्कैवेंजर के इशू के बारे में भी लिखा हूँ, ओबीसी दलित लड़ाई के बारे में भी लिखा हूँ, मुस्लिम्स में सोशल डेवलपमेंट इश्यूज के बारे में भी मैं लिखा हूँ। तो आपको बोलने में मैं वो फ्रेमिंग वैसा किया कि नेग्लेक्टेड इश्यूज को, जो पब्लिक डिस्कोर्स में जो इश्यूज नेग्लेक्ट हो रहे, हाँ ये है आपका जो कहना कि ये इश्यूज रेज करे तो ऑपरेसर कैन यूज इट फॉर हिज एडवांटेज, दैट पॉसिबिलिटीज है। फिर उसको क्या करना है, उसको पब्लिक डिबेट अगर जब तक हम ओपन नहीं करेंगे ये साइलेंट रह जाएगा। आज जो हम देख रहे बीजेपी आरएसएस का जो दबदबा देश में बना है वो इसी कारण बना है, क्योंकि हम बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स को एक लैंग्वेज नहीं है हमारे पास। मोमेंट वी से ब्राह्मण पुअर, वो आप सोचते हैं कि ऑपरेसर को लेजिटिमाइज करें। मोमेंट यू से मैस्कुलिन ओबीसी कल्चर, यू से ऑपरेस्ड इज गेटिंग डीलेजिटिमेट। ये पॉसिबिलिटी रियल है, लेकिन अगर इसको नहीं पब्लिक कल्चर में उठाए हैं वो भी एक हिंदुत्व आके उठाएगा। आज देख रहे हैं हम वो बात, वो आप हरियाणा में भी हम लोग जो साथ रह गए जाटों का वो कुछ उठाएंगे और कुछ उठाएंगे, ये इश्यूज है पब्लिक डोमेन। तो हमें इस पे और हमें किसी को भी आज देश में क्लैरिटी नहीं कैसे फ्रेम किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि हम पब्लिक डोमेन में और ज्यादातर लोग ये बात नहीं करते, क्योंकि द मोमेंट यू डू योर ब्रांडिंग, मैं कहीं ना कहीं उस ब्रांडिंग से आई हैव बीन ट्राइंग टू डॉट भाई आप जो सोचना मेरा इश्यूज देखो आप, सिर्फ पोजीशन कास्ट का लोकेशन को वो मोटिवेटेड करे तो फिर वो कोई डिबेट हो नहीं सकता। जो इश्यूज में फ्रेम कर रहा हूँ उस पर चर्चा कर, मैं सही कर रहा हूँ गलत हो सकता है, मेरा पोजीशन की वजह से गलत फ्रेमिंग कर रहा हूँ। मेरा दलित बहुजन जो स्टूडेंट का साथ बहस होता है सिर्फ कास्ट को वो एसेंशियलाइज हो जाए, फिर इसका मतलब है कोई अपर कास्ट इस दुनिया में बदल ही नहीं सकता, फिर लड़ाई किस बात है। बदल रहा मैं, हम कह रहा बदल गए, अब मैं बदला हूं नहीं, वो मेरा पोजीशन से पता लगा क्या मैं मेरा पोजीशन में इंटेंशनलिटी फेयर है, am I being fair or am I being dubious? This scrutiny has to happen. I am open to that. जब भी बच्चे लोग जैसा मैं लास्ट टाइम कॉमन सेंस का स्पीच में भी मैं अपने दलित स्टूडेंट का कोट करके बोला कपड़ों के मामले में, वो बताया कि हमारे पास मैं उसको मैं सीखता हूँ, मैं अपना फिर वो आर्गुमेंट्स में लेके आता हूँ, मैं कोई रिजिड नहीं हूँ, आई एम रेडी कंटिन्यूअसली रिकैलिब्रेटिंग, बट आई एम क्वेश्चनिंग बोथ एक्स, क्योंकि किसी न किसी को ये भूमिका करना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को ये करना पड़ेगा। Without delegitimizing, oppressed has to be made self-critical. Without legitimizing the oppressor, he has to be cornered. ये दोनों तरफ एक डायलेक्टिकल प्रोसेस के जैसे देख रहा हूँ। ये जब तक एक कल्चर बनेगा, उसी में से आई थिंक एक सॉलिडारिटी भी बनेगा। आज का मेजर क्राइसिस सॉलिडारिटी का बात कोई नहीं कर रहा, और वो सॉलिडारिटी नहीं है इसलिए हिंदुत्व है। तो वो सॉलिडारिटी आप कैसे बनाओ? जब तक ये सारा इश्यूज हम सारे लोग मिलके नहीं उठाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक डिवाइडेड, और ये भी मानना है महेश कि ये क्वेश्चन सिर्फ नहीं उठाने से जो है ऑपरेसर का लेजिटिमेट होता है वैसा नहीं होता है, प्रेस में भी ये कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगे। जैसे मैं आपको तेलंगाना का एग्जांपल देता हूँ, एक दलित महिला बीएसपी में सारा टिकट्स मेल को दिया, वुमेन नहीं है, ये बात उठाई, उनके खिलाफ आप जाके नेट पे देखो क्या कैसे कैसे गंदी बात है। फाइनली शी सेड यू आर बहुजन बजरंग दल। अभी इनएविटेबिलिटी है, सारा सेंसिबिलिटीज आ गए थे दुनिया में, जेंडर का आ गया, सेक्सुअल माइनॉरिटीज का आ गया। सपोज कल दलित मूवमेंट इज नॉट सेंसिटिव टू सेक्सुअल माइनॉरिटी, बात करना ही पड़ेगा ना। अब ये नहीं कह सकते ऑपरेस से आप उठाओ मत और डीलिस्टमेंट हो जाएगा, ऑलरेडी उठ चुका है ये बात। बहुजन क्वियर थियरी का बात चल रहा है देश में, मुस्लिम्स का आपका गे के खिलाफ होमोसेक्सुअलिटी का बहुत फोबिया है इस्लाम में, आप बोलोगे मत उठाओ क्योंकि ऑलरेडी मुस्लिम्स आर ऑन बैक फुट, वो काम नहीं करेगा, वो उठा बीजेपी उठाएगा, हमने उठाया। यही सोच जो पहला 50 साल का यही सोच था, मुस्लिम्स को कुछ मत करो क्योंकि माइनॉरिटीज है, दलित को कुछ मत करो क्योंकि ऑलरेडी अप्रेस्ड है। व्हाट हैज इट लेड टू? हैज इट रियली हेल्प्ड आवर कॉज? दिस इज द वेयर आई कम फ्रॉम। तो मैं ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल के निकल रहा हूँ, एक पोजीशनल मैं पब्लिक में ले रहा हूँ, आई एम रेडी टू डिफेंड इट। आई इनवाइट पीपल, इसका लिमिटेशंस बताओ, इसका स्टैंड अगर गलत होता बताओ। तो आपको ये नहीं लगता कि समय के साथ
अब ऐसे लग रहा था कि साल भर पहले मैं जो पोजीशन ले रहा था साल भर बाद वो बदली है, वो इवोल्व हुआ है। लगातार होता है, साल भर क्या, लगातार होता है। क्योंकि जैसा मैं आपको एग्जाम्पल दिया वो बाल गोपाल का, हम एडमायर करते थे बाल गोपाल को क्योंकि वो बहुत सादा जिंदगी, he was always a gold medalist, वो भी ब्राह्मण है, आईआईटी में इधर इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल ISI में वो पोस्ट डॉक्टरल किया है, वो सब छोड़ के उन्होंने फुल टाइम काम किया। और उन कपड़ों का जो मसला था कि अच्छा कपड़ा नहीं पहनते, हमारा सोशलाइजेशन यही हुआ था। ये सैक्रिफाइस है, ये बहुत बड़ा चीज है। रैडिकल लेफ्ट मूवमेंट ने एथिक का उसका अपना महत्व है, लेकिन जब दलित बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास वो प्रिविलेज नहीं है, आप कपड़ा खराब भी पहनो क्योंकि आप एक प्रिविलेज कहाँ से आते हो, आपका रेस्पेक्ट को कुछ नहीं होता, लेकिन हम कपड़े ठीक नहीं पहने, तो ये इसलिए बाबा साहब ने 2 सूट में थे हमेशा। ये परसों ही मैं लास्ट वीक CPI का पब्लिक मीटिंग में ये क्वेश्चन उनको रेज किया, आप जो लेफ्ट वाले कर रहे हो दलित को, तो लगातार मैं डिबेट करने का कोशिश होता है। लेफ्ट का भी मैं क्रिटिक देता हूँ, लेफ्ट बच्चे भी मुझे बोलते हैं सर आप हमारा बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहते हो आप, लेकिन लेफ्ट वाले बुलाते रहते हैं फिर भी। देखिए ये हुआ है, पिछले 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। जब मैं पिछले 15 साल से सब लिख रहा हूँ, लेकिन पहला जब मैं लिख रहा था लोग मुझे एंटी लेफ्ट करार कर दिए, कोई बोला लिबरल एलिट है, कोई बोला एंटी बहुजन है, लेकिन आज के दिन मेरा एक्सपीरियंस है लेफ्ट वाले भी बुलाते हैं, जो मॉडरेट दलित बहुजन सेक्शन है वो भी बुलाते हैं मुझे, तो हर जगह हम जाके बात कर। कांग्रेस वालों के साथ जब कांग्रेस में जा रहा हम ये नहीं कहते बहुत महान काम कर रहा हूँ, हम उनका न्यूलिबरलिज्म क्वेश्चन करते लगा था, तो ये स्पेसेस हमको बनाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं एक प्रिविलेज पोजीशन होने का एक एडवांटेज है कि हम लड़ सकते जाके उनके साथ, लोग सुन रहे और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा, अगर स्पेसेस ओपन हो रहे, मुझे लगता है कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो। क्योंकि आप बहुत, जब ये बातचीत चलेगी तो JNU के बारे में बहुत सारी बातचीत होगी, लेकिन एक आखिरी आपसे जुड़ा हुआ सीधा सवाल है, सेक्टेरियन सेक्युलरिज्म। हर किसी से जब ये बात करें तो अजय गुडावर्ती सेक्टेरियन सेक्युलरिज्म ये करके एक मजाक के सेंस में या आलोचना के सेंस में उस तरीके से बात की जाती है। क्या है ये सेक्टेरियन सेक्युलरिज्म और अभी क्या पोजीशन है आपकी इसके ऊपर, अब क्या मानना है आपका? वही मैं 2014 में पहला इसका हिंदू में एक लेख लिखा था, सेक्युलर सेक्टेरियनिज्म फॉर्मुलेशन है। उसमें ब्रॉड फॉर्मुलेशन यही था कि एक सेक्युलर आर्ट में एक बहुत, मैं थोड़ा बहुत सामान्य भाषा में बताने का प्रयास सामान्य भाषा में ये है कि एक सेक्युलर प्रोग्रेसिव भाषा में जो फ्रेमिंग हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव का बात हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं उसका फ्रेमिंग जो हुआ है उसमें एक इनवर्ड लुकिंग कल्चर हम लोग लाके खड़ा करते हैं, और ये कल्चर जो है ये सारा कास्ट कल्चर माइनॉरिटी सारा प्रोटेस्ट मूवमेंट में मैं देखा। जैसे आप मुस्लिम्स का बात लीजिए, पैलेस्टीन में गाजा में वहाँ एक जेनोसाइड चल रहा है, उसके ऊपर तो हर मुस्लिम का दिल धड़कता है, धड़कना भी चाहिए, खड़े होते हैं, लेकिन उसी इंटेंसिटी का मैन हंट एंड डिस्प्लेसमेंट आपका ट्राइबल एरियाज में छत्तीसगढ़ में हुआ था, ऑपरेशन ग्रीन हंट में कितना सारा मुस्लिम्स बोले। मेरा नजरिए से ये सेक्टेरियन थिंकिंग, क्यों एक मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम के बारे में सोचना चाहिए, एक मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम का बात उठाएगा लेकिन मुस्लिम सोचेगा कि बाकी दुनिया पर उसके बारे में सोचना चाहिए। ये फिजिबल नहीं, कॉमन सेंस है, इसमें ज्यादा फिलॉसफी की जरूरत ही नहीं, कॉमन सेंस इशू है। क्यों सोचेंगे हम? अगर आप हमारे इश्यूज के बारे में कहने के लिए तैयार नहीं हो, आपको उतना सेंसिटिविटी भी नहीं, कई मुसलमानों के इश्यूज भी पता नहीं, लेकिन वो सोचता उसका इश्यूज आपको पता होना चाहिए। बहुजन का आप बात कर लो, ओबीसी के बारे में हाल ही में ओबीसी ऑल इंडिया ओबीसी के लिए एक लेक्चर के लिए बुलाए थे, मैं कह रहा था कॉमन स्कूल सिस्टम लगाते, वो कह रहे थे कि ये सारे सब यूनिवर्सल डिमांड्स है, अब ओबीसी इज्म के बारे में बताओ हमारे लिए क्या मिलने वाला है। ये जो दलितों में वही है, वुमेन में वही है, मुस्लिम में वही है, लेफ्ट अपना सेक्टेरियनिज्म, लेफ्ट को आपस में ही लड़ते रहते। ये सेक्टेरियन, ये मेरा सेक्युलर सेक्टेरियनिज्म का मानना ये है, ये कल्चरल एथिकल लेवल पे आपका और हिंदुत्व का ज्यादा फर्क है।
क्योंकि आपको हिंदुत्व- ये नहीं लगता कि ये जो बात आप कह रहे हैं ये आपकी पोजीशन से ज़्यादा आ रही है? आप ये चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति एरिस्टोक्रेट की तरह बिहेव करे, उसके पास वो प्रिविलेज नहीं है। जो ट्राइबल की जान जा रही है, जो ट्राइबल की ज़िंदगी, उसके जंगल छीने जा रहे हैं, उसका घर छीना जा रहा है, हम उससे क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो ट्राइबल इंटरेस्ट को छोड़ करके वो माइनॉरिटीज़ के लिए बात कर ले, या फिर वो शहरों में जो हो रहा है, जो लेफ्ट लिबरल्स के जो डेमोक्रेटिक राइट्स छीने जा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जितनी बातें हो रही है, उसके बारे में बात करें? क्या एक मुस्लिम जो लिंच किया जा रहा है, जो एक कम्युनिटी के नाम पे टारगेट किया जा रहा है, वो उस लड़ाई को छोड़ करके, और वो सिर्फ इस देश में ये हो रहा है, लेकिन दुनिया में एक इस्लाम के खिलाफ इस्लामोफोबिया जो बढ़ रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि उनका एक क्लास के तौर पे, एक आइडेंटिटी के तौर पे उनके लिए वो लड़ाई ज़्यादा बड़ी और ज़रूरी है? उससे आप ये उम्मीद करें कि वो जा कर के दलित इश्यूज़ के लिए बात करें। एक दलित जिसके साथ अनटचेबिलिटी हो रही है, जिसको कभी सही तरीके से जीने ही नहीं दिया गया, आप ये उससे ये उम्मीद करें कि वो जा कर के किसानों के मुद्दों पे लड़ ले? एक किसान जो सुसाइड करते जा रहे हैं, इतनी सारी किसानों की समस्याएं हैं, वो किसान आप ये चाहते हैं कि साहब देश में फांसीवाद आ रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच छीना जा रहा है, मीडिया के ऊपर वो किया जा रहा है, वो लड़ाइयाँ लड़े, या वो अपनी मंडी बचाए, या अपना खेत बचाए, ज़मीन बचाए, फसलों के दाम ले? तो आप इसको सेक्टेरियन सेकुलरिज्म क्यों कैसे बोल सकते हैं कि हर क्लास अपना क्लास इंटरेस्ट की लड़ाई लड़ेगा? और ट्रेड यूनियंस का जो कल्चर है, मान लीजिए कि टीचर्स का ट्रेड यूनियन है, वो टीचर्स के इंटरेस्ट को प्राइमरी रखेगा ना। हालांकि टीचर्स क्योंकि पूरे समाज में समझते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री का ट्रेड यूनियन है, तो वो वहाँ पर अपने लेबर राइट्स से जुड़ी हुई उस फैक्ट्री में जो उनके अधिकार है उन पे उनकी लड़ाई लड़ेगा, या फिर वो कहेगा कि नहीं, जो विपक्ष के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है? तो ये आपको नहीं लगता कि आप ओवरबर्डन दे रहे हैं कि सब एरिस्टोक्रेट हो जाए, जो कि एक प्रिविलेज से आता है? सही सवाल है आपका, वैलिड क्वेश्चन। लेकिन मेरा कहना है कि नहीं, ये आपका लड़ाई छोड़कर दूसरों का लड़ाई नहीं, आपका लड़ाई के थ्रू दूसरों का एम्पैथी। अगर मुस्लिम इस देश में सेकुलरिज्म का लड़ाई लड़ रहा है और उसको ये पता नहीं कि दलितों के खिलाफ क्या हो रहा है, जैसा मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, जो पहला मॉब लिंचिंग ये रिजीम आने के बाद शुरू हुआ और मैं इसके खिलाफ बात करने लगा, किसी की मैं कुछ इंटरव्यू दिया, 2 दलित बच्चे मेरे कमरे में आके कहा, सर आप लोग क्यों इतना मुस्लिम्स के लिए ये हो जाते? तो देखिए सेक्टेरियनिज्म का नतीजा देखिए। मैं बोला बोलना तो पड़ेगा ना। वो बोला सर हमारे गांव में ये कोई हाउस काम के लिए किस्सा मुझे ठीक से वो फैक्चुअल याद नहीं है, बोला कि पान के दुकान पे छुट्टे अगर आप 2 रुपए छुट्टा कम दे दिए उस पर लिंच हो जाते दलित, और आप लोग इतने बड़े बड़े बातें सिर्फ मुस्लिम के बारे में क्यों कहते? दैट हैज मेड दलित एंटी मुस्लिम। पोटेंशियल है एंटी कम्युनल होने का। आज जो दलित भोजन इस देश में एंटी मुस्लिम होके बीजेपी के तरफ जो राइट वर्शिप ऑफ दलित भोजन हुआ, ये इसी वजह से हुआ कि वो सोचते हैं कि आप सेक्युलरिज्म के नाम पे जो है मुस्लिम को एक ढंग का प्रिविलेज दे रहे हो उनका बात करके, और यही बात बीजेपी वाले कह रहे। तो आप कन्वर्जेंस देखिए तीनों पोजीशन का, लेफ्ट प्रिविलेज पोजीशन आप कह रहे हो, उधर बीजेपी वाला वही बात कर रहे, दलित भोजन को वही लगा, इसलिए जो एक पूरा शिफ्ट हो गया। तो मुझे अगर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में खड़े होकर ये कह रहा हूँ भाई जो मॉब लिंचिंग का मुस्लिम है उसका साथी जो है एक मॉब जो मैसेकर और मॉब लिंचिंग दलित के साथ खड़ा रहना चाहिए, इसमें क्यों इतना इम्पॉसिबल क्यों लगना चाहिए? मैं यही कह रहा हूँ कि जिस ढंग का सेक्युलरिज्म प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हम इस देश में परसू किए है, आज हमें इम्पॉसिबल टास्क लगेगा कि भाई कैसे ट्राइबल कोई किसी और के बारे में सोचेगा, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे कि सारा बाकी तबके जो है ट्राइबल के बारे में बात क्यों? ये सोशियोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं। आप फार्मर्स का मूवमेंट उठा के देखिए, इसलिए मैं जब फार्मर्स का मूवमेंट में मेरा एडमिरेशन, जब पहला मूवमेंट शुरू हुआ सिर्फ एमएसपी का बात हुआ, मेरा मैं इतना आकर्षित नहीं हुआ, ठीक है ये चल रहा है। सेकेंड थर्ड फेज में जो चेंज है फार्मर्स मोबिलाइजेशन, जब वो बीमा कोरेगांव लोगों के बात करने लगे, जो इंटेलेक्चुअल यूनिवर्सिटी में जो बात चल रहा है उसका बात करने लगे, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी का बात करने लगे, क्यों?
उसका मसला तो डायरेक्टली लिंक नहीं, लेकिन वो लिंक वो देख पाए। ट्राइबल्स फार्मर्स उठ के खड़े होकर कह रहे कि अगर यूनिवर्सिटीज में हमला हो रहे हैं और इंटेलेक्चुअल्स को बोलने नहीं दे रहे, हमारा मुद्दा भी बोलने नहीं देंगे, और ये लोग जो बोलने वाले उनको बंद कर रहे हो, तो ये हमारा मूवमेंट पे भी असर पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं फार्मर्स में लगातार लिखा हूँ कि दिस एस्पेक्ट ऑफ फार्मर्स में, और उसका रिपल इफेक्ट देखे। जाट जो डोमिनेंट ग्रुप थे, कहीं ना कहीं दलितों का बात करने लगे, वो उनको दलित, उसको मूवमेंट में दलित लीडरशिप आज कह रहे कि दलित लीडरशिप के नीचे हम काम करने के लिए तैयार है। वो अपने खापों में महिलाओं का अलग लीडरशिप मानने के लिए तैयार। ये बदलाव कहाँ से? ये जाटों पे हम बात कर रहे हैं, ये आजकल आप बहुत जगह बोल रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ, ये जो अंदरूनी जो चेंज आ रहा है, ये तभी आएगा जब आप अपना सेक्टेरियन थिंकिंग छोड़ के इंटरकनेक्टेडनेस देखना पड़े। और ये नहीं, तो ये सेक्टेरियन के साथ सेक्युलरिज्म को जोड़ने की क्या जरूरत है? ये तो बुनियादी वो है कि आप हर तरीके के अन्याय के खिलाफ, हर तरीके की मार्जिनलिटी के खिलाफ साथ खड़े हो, अलग अलग मूवमेंट के लोग साथ खड़े हो। अब इस बात को ये कह देना कि जैसे मान लीजिए कि मैं फार्मर्स मूवमेंट से जुड़ा हूँ और मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, अब मुझसे अचानक ये कहा जाए कि आप दलित इश्यूज पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, वो समस्या नहीं है, मैं उनके साथ सॉलिडेरिटी रखता हूँ, मैं इस मुद्दे को लेके सेंसिटिव हूँ कि नहीं हूँ, ये जरूरी चीज है। तो आप उस सेक्टेरियन थिंकिंग को सेक्युलरिज्म से क्यों जोड़ रहे हैं? आपको नहीं लगता कि सेक्युलरिज्म को आपने डीलेजिटिमेट किया है ये करके? नहीं, मेरा मकसद है सेक्युलरिज्म को, जिस ढंग का सेक्युलरिज्म का प्रैक्टिस हुआ इस देश में, उसको डिलेजिटिमेट करना ही चाहिए मेरा। तो यही तो बीजेपी कह रहा है कि अपीजमेंट का सेक्युलरिज्म है। तो दैट कन्वर्जेंस इज द ऑकवर्ड point. So what is the solution? The solution is this: BJP, by criticizing secularism, wants deeper conflicts between social groups. I criticizing secularism from the point of view of solidarity. उनका सेक्युलरिज्म अपीजमेंट की तरफ ले जाता है, मेरा सेक्युलरिज्म अलायंस की तरफ ले जाएगा। My critique of secularism is सेक्युलर सोच को हम इतना प्रिविलेज दिए है, it has internally justified कि हम सिर्फ इनवर्ड लुकिंग हो जाए। इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि इसका डिफॉल्ट बेनिफिट जो है, आप जो नहीं देख रहे हो, मैं आपको ये दूसरा नजरिया, लेकिन आपको ये पॉइंट पसंद आएगा कि इसका डिफॉल्ट बेनिफिट जो है वो फिर हम जैसे प्रिविलेज पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स को मिल रहा है, क्योंकि हम ही बात कर रहे थे। तो इसका डिफॉल्ट स्ट्रक्चरल बेनिफिट है ना। क्यों हम जैसे लोग क्यों यूनिवर्सलिस्ट बने और दलित बहुजन क्यों ना बन सकते हैं? ये सिर्फ एक सोच बना रहा है, सिर्फ अपना इंटरेस्ट एडवांस करने पे हमारा मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन बीजेपी हैज प्रूवन दैट बियॉन्ड डाउट। दलितों को ओबीसी के खिलाफ कर दिया, ओबीसी को मुस्लिम्स के खिलाफ कर दिया, मुस्लिम्स को महिलाओं के खिलाफ कर दिया, ब्राह्मणों को सबके खिलाफ कर दिया। तो इसका बेनिफिट किसको जा रहा? दो तरफ का बेनिफिट हो रहा है, एक हिंदुत्व बेनिफिट कर रहा, एक एलिट इंटेलेक्चुअल्स लाइक अस आर आल्सो गेटिंग बिकॉज़ वी आर ऑक्युपाइंग दैट स्पेस। हमारा वो स्पेस हटाइए, आप बात करो, उस स्पेस को आप ऑक्युपाई करो। हमारा बात सब इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि हम सबको जोड़ने का बात कर रहे हैं। बट डू दे हैव दैट काइंड ऑफ प्रिविलेज और स्पेस? वो तो सही, आप करोगे नहीं, सिर्फ बोलोगे प्रिविलेज है क्या? कैसे करेंगे बताइए आप? जेएनयू में लेट्स गो टू जेएनयू, कैसे करेंगे? नाफे कमेटी की रिपोर्ट दलित बहुजन, लेट देम फॉर्म एन एंटी कम्युनल दलित बहुजन फ्रंट बनाओ आप। आपको वो कंसर्न ही नहीं है ना, आपका सोच हैज बीन सोशलाइज्ड इन सच अ वे कि हम सिर्फ कास्ट का बात करेंगे, वो भी सिर्फ जो हमारा वेंटेज पॉइंट है उसी का बात करेंगे। आज सिचुएशन क्या है, तेलंगाना का बात बता रहा हूँ, सबका कॉन्फ्लिक्ट हो रहे। अब ब्राह्मण दलित छोड़िए, दलितों में जो रिलेटिवली प्रिविलेज सेक्शन है, अपने दूसरे दलित भाई का अंडर प्रिविलेज देखने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। और वो हो क्या रहा है, अपर डोमिनेंट एलिट्स इन विद इन दी सेक्शंस, यादव, ओबीसी, दलित, वो सारे कांग्रेस के साथ है, नीचे तबके पूरा बीजेपी के साथ ही होगा। अल्टीमेट इसका नतीजा होगा, एक आम दलित को समझना पड़ेगा, भाई प्रिविलेज है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हर जगह से होना चाहिए। Without this you cannot fight right. Without this you cannot do both. You cannot fight right.
You cannot remove the privileged position that people take. Since you have recognized your privilege, तो मैं अब इसमें बहुत ज्यादा ग्रिल आपको ना करूं, हम जेएनयू चलते हैं। लेकिन जो आपने कहा वो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि हम ये उम्मीद करें कि जो गांव में या शहर में जो दलित मैनुअल स्क्वेंजिंग में शहरों में है, या फिर गाँव में जो अनटचेबिलिटी को झेल रहा है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके सामने बहुत सारे सवाल है, रोज़गार के सवाल है, शिक्षा के, स्वास्थ्य के सवाल है, लिविंग कंडीशंस खराब है, उससे हम ये उम्मीद करें कि वो और लड़ाइयों के लिए साथ खड़ा हो जाएगा। तो काइंड ऑफ जो मार्जिनलिटी है ना, सबकी अलग अलग तरीके की मार्जिनलिटीज़ है, वो अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि किसी भी मार्जिनलाइज सेक्शन के ऊपर ये बोझ बनाना कि वो सबकी बात कर ले, वो करे, आने के बाद करे, एक स्पेस में आने के बाद करे। जैसे जेएनयू में आ गए और जेएनयू में आया बापसा बिरसा अंबेडकर फूले स्टूडेंट्स एसोसिएशन, नाफे कमेटी की एक रिपोर्ट आई। आप जेएनयू से हैं, जेएनयू में मार्जिनलाइज सेक्शन के एसटी एससी ओबीसी के शिक्षकों की संख्या खुले में आई। नाफे कमेटी ने ये बताया, मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए बता दूं कि नाफे कमेटी ने जेएनयू में पीएचडी एडमिशन्स में 30% मार्क्स जो है वो वाइवा के दिए जाते हैं। और नाफे कमेटी ने 5 साल के मार्क्स को एनालाइज किया, तो ये पता चला कि एसटी एससी ओबीसी के बच्चों को 2 नंबर 3 नंबर और ऑन एंड एवरेज बहुत कम नंबर दिए गए बनिस्बत गैप रिटर्न और वाइवा में गैप बहुत ज़्यादा, और रिटर्न और वाइवा में भी बहुत गैप था। मतलब रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन वाइवा में कंपेरेटिवली उसको बहुत कम नंबर दिए जा रहे हैं। ये खुले में ये सच आया जेएनयू का। जेएनयू में टीचर्स की संख्या 2008 में जब ओबीसी आरक्षण लागू किया गया, तभी जेएनयू के जो एरिस्टोक्रेट या ये अर्बन एलिट अपर कास्ट जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक लिबरल लेफ्टिस्ट प्रोफेसर्स ने उसकी खिलाफत भी करी। बहुत सारे बड़े बड़े नाम उसमें सामने आए। कैसे देखते हैं आप ये जेएनयू के सारे फसाड को? फसाद नहीं, एक प्रोसेस है। जैसे देखिए पहले डिप्राइवेशन पॉइंट जो थे, डिप्राइवेशन पॉइंट्स में देयर वर मोर ओबीसीज देन आफ्टर ओबीसीज। तो इसमें है एक इसका पहलू प्रेजुडिस का है, एक पहलू है कि लिव्ड एक्सपीरियंशियल रियलिटी का लोग मानने के लिए भी तैयार और समझ भी नहीं कि लोग किस पोजीशन से आते, उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है जेएनयू में आके। तो इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू भी है जो इम्पोर्टेंट है, मैं यहीं पे कह रहा हूँ, जैसा दलित बहुजनों को वो दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। ये नहीं सोचना चाहिए हमारा कंसर्न है। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है इंस्टीट्यूशन। जो अपर कास्ट लोग जो कह रहे हैं, एक पहलू उसका प्रेजुडिस और एक्सक्लूजन है, तो दूसरा पहलू है उनका इंस्टीट्यूशनल, कि भाई इंस्टीट्यूशन क्वालिटी, इंस्टीट्यूशन में जो प्रोफेशनलिज्म है वो बना रहना चाहिए। जैसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी का आप उठा के देख लीजिए, आजकल 95% दलित बहुजन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, जो आप मांग रहे हो चुका है उस्मानिया। जाके उधर पढ़ाई का क्वालिटी देख, क्लासेस होते नहीं है। हमारा खुद का चाचा वहाँ पढ़ाते, वो कभी क्लास नहीं करते। मैं बोलता क्लास में, तो वो कहते बच्चे खुद मांगते तो क्लास मत लेना, 80% मांग दे। वो बोलते हमारा क्या लेना है, चलो छोड़ो दे दे। क्या ये दलित बहुजनिज्म है? ऐसा प्रोग्रेसिविज्म हमें चाहिए जो सिर्फ इंक्लूजन और रिप्रेजेंटेशन का? मेरा ये एंटी कास्ट ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन यही कंप्लेंट है, सिर्फ अब रिप्रेजेंटेशन अब बीजेपी दे रहा है, तो क्वालिटी क्या है? क्या होने वाला है? सिर्फ हमें इंस्टीट्यूशन में घुसना है हमारा, वो एक पहलू है। इंस्टीट्यूशन में घुसने के बाद जो क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपका पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल मेथड चाहिए, उस पर आप बात क्यों नहीं करते? पेडागॉजी के क्लासेस कैसे पढ़ाना चाहिए, एक फिलॉसफी जब आके टीचर कहीं दलित बहुजन बच्चे कमरे में आके सब समझ में नहीं आता, उस पर चर्चा होना चाहिए कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम फिलॉसफी को कैसे पढ़ाना। मार्किंग सिस्टम है, अब एक ही एवेल्युएशन है। जब ये टीचर जैसे हमारे हाल देखे, हम वी आर सपोज्ड टू वर्क ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ आंसर शीट, उसका कास्ट जेंडर सब देखना हमारा काम नहीं है। हम दो रखेंगे आंसर शीट, इनवेरिएबली अपर कास्ट जो टॉप एलएसआर और मिरांडा से आएंगे,
उनका बहुत बढ़िया रहता है, पूरा समझ लेते हैं टेक्स्ट, उसको अपना पॉइंट भी डाल देते। दलित बच्चे लिख और ये बहुजन बच्चे लिख नहीं पाते, तो हम क्या करें? अगर हम कंसर्न भी है, हम ये नहीं कहते बहुजन है तो हम इसको ये दे दें। नहीं, लेकिन जो नाफे कमेटी का जब जिस दौर की ये बात हो रही है, तब पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, रिटर्न होता था। और रिटर्न में जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ के बच्चे थे वो रिटर्न में अच्छे मार्क्स ला रहे थे और वाइवा में कंपेरेटिवली कम दिया जा रहा था। ये कैसे हो रहा था अगर कास्ट नहीं ये था, ये हम खुद, मैं वाइवा में बैठा हूँ खुद, वो बहुत सारे कंसर्न में, बहुत सारे इश्यूज में वाइवा में भी रेस कर चुका हूँ पुलिस के साथ, बाकी सेंटर में मैं ये प्रोटेस्ट किया हूँ। हमें इस कास्ट का बच्चों का एक गेस वर्क जो होता था, एक कैंडिडेट आते ही इसका कास्ट क्या हो सकता, उनका दो कंसर्न थे। एक तो है कि ओबीसी अगर बच्चा है तो ओबीसी लिस्ट में ही आए, दलित बच्चा है तो दलित लिस्ट में ही आए। अगर वो अपर कास्ट में आ गया तो उनका लॉजिक ये था, आ गया तो खराब क्वालिटी के दलित और ओबीसी उसमें आ जाएंगे और अपर कास्ट भी बाहर होंगे, जनरल क्वालिटी खराब होगा। तो मैं बहुत बार इसको प्रोटेस्ट किया, ये हमारा काम नहीं है ये क्वालिटी इंजीनियर करके मेंटेन करने का, हमारा काम है उसका परफॉर्मेंस हिसाब से वो किस लिस्ट में आएगा वो बात का वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहीं कन्विंस भी हुए, उसका प्रोसेस का ट्रांसफर चेंज भी हुआ है। लेकिन ये दोनों, मैं यही कह रहा हूँ, हो सकता है ये लोग प्रेजुडिस से भी कह रहे हो बहुत सारे कॉलेज, हो सकता है जेन्युइन इंस्टीट्यूशनल कंसर्न, अच्छा क्वालिटी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बना रहे। मैं कह रहा हूँ ये दोनों के बीच में पॉजिटिव डिबेट होना चाहिए। भाई दलित बहुजन बच्चे पॉजिटिव एजेंडा भी तो लेके आना चाहिए ना, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, प्रेजुडिस, सब कुछ ब्राह्मणिकल सब बार बार कहने से चीज नहीं बदलेंगे। आप पढ़ाई के मामले में बात करो, एवेल्युएशन का, मैं खुद हिंदू में एक आर्टिकल लिखा हूँ, लाइफ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ रिजर्वेशन, उसमें मैं ये कहा हूँ कि एवेल्युएशन मेथड इटसेल्फ शुड चेंज। एक दलित बच्चा गांव का गरीब स्कूल में पढ़ के जेएनयू तक पहुंच रहा, उसका मार्क्स होना चाहिए। एक एलएसआर से जेएनयू पहुंच रही है, उसका जर्नी बहुत कम है, शॉर्ट है, उसका 2 किलोमीटर का, इसका 100 किलोमीटर का जर्नी। डिफरेंशियल एवेल्युएशन सिस्टम डेवलप करना चाहिए भाई, इसका हिस्ट्री को काउंट करना चाहिए। तो वी आर ऑल हिस्टोरिकल, जैसा हमारा प्रिविलेज हिस्टोरिकल है, उसका डिप्राइवेशन भी हिस्टोरिकल। जब तक हम ये नहीं मानेंगे, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन लाके आप उसको आजकल वो क्या रहा ऑन तो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? वो सिर्फ पढ़ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, उसको क्या व्यवस्था होगा? उस पे भी जो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। जैसे प्रेजुडिस और इनइक्वालिटी का बात उठा रहा हूँ, सही है, रिप्रेजेंटेशन बात उठाओ, आई एम टोटली विद इट, बट आई एम आल्सो सेइंग दैट शुड नॉट कम। मैं जब कुछ सेक्शन से बात करता हूँ, वो कहता है वो सब छोड़िए, पहले इस पे आप ध्यान दो। ध्यान दो तो वो उस्मानिया जैसे। सवाल ये भी है कि किसकी क्वालिटी और किसका नॉलेज। आप इवेल्युएशन पे सवाल कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ज्ञान की राजनीति भी तो है। किसने तय किया कि क्या चीज़ ज्ञान होगी? जो गांव का, आदिवासी इलाकों का स्टूडेंट आ रहा है या आ रही है, उसका एक नॉलेज सिस्टम है, वो एक नॉलेज ट्रेडिशन से आ रहा है या आ रही है। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में या फॉर्मल एजुकेशन में एक नॉलेज ट्रेडिशन है, और वो ऑब्वियसली वो अपर कास्ट एलिट मेल के नज़रिए से है। इसके ऊपर भी ट्रांसफॉर्मेशन की शायद जरूरत है, इवेल्युएशन सिस्टम पे भी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। बताइए कहाँ, लेकिन ये जो बात कह रहा हूँ, एक एग्जांपल हमें दीजिए, कहाँ एंटी कास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है कैंपस में, इसको बात कहाँ छेड़े? ट्राइबल बच्चे तो कैंपस में ही आते हैं, कैंपस में छात्र राजनीति बड़ी, स्टूडेंट एक्टिविज्म बड़ा हो रहा है। जेएनयू का स्टूडेंट एक्टिविज्म पूरे देश में चर्चा, यहाँ पत्ता भी हिल जाए तो राष्ट्रीय खबरें बन जाती है, नेशनल टेलीविज़न, और 2014-15 के बाद में तो बहुत ज़्यादा जेएनयू के बारे में। कैसे ऑपरेट करता है ये स्टूडेंट एक्टिविज्म जेएनयू में? क्या डिफरेंस है, क्या अलग है इसमें? एक तो लेवल ऑफ कमिटमेंट फेयरली ऐसी लेफ्ट पॉलिटिक्स का, फिर ये जो बात सेकुलर सेक्टर लेफ्ट में भी आप देखेंगे, लेफ्ट वाले पैलेस्टीन का भी बात उठाते, क्लास का भी बात उठाते, क्यों उठाते? सारे मुद्दे तो उठाते। तो जेएनयू में वो एक कल्चर जो बना है लेफ्ट पॉलिटिक्स, खासकर लेफ्ट पॉलिटिक्स शुरुआत से सारे मुद्दों को कैंपस में लेके आते।
हमारा भी बहुत सारा सीख पुलिस स्टेशन वहीं से हुआ। पैलेस्टाइन का वहाँ कुछ पता नहीं था, लेकिन एक टॉक लगा देते, अगले दिन क्लास पे टॉक है, अगले दिन पेरियार पे टॉक है। कैंपस का ये कल्चर रहा है, बहुत सारे विषय का आपको सुनने से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि भाई चल रहा है, ये इश्यूज है, अगर आपको उस पर बोलना है तो काम भी करना पड़ेगा, सिर्फ सुन के बोल नहीं सकता, फिर उसको पढ़ना पड़ेगा। तो एक कैंपस का दूसरा चीज लूप, खास जो है जेएनयू का खासियत, जो हम क्लास में पढ़ाते फिर वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चले जाता है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का फीडबैक के थ्रू क्लास में आ जाता है, पब्लिक टॉक्स होते हैं, पोस्ट डिनर टॉक्स होते हैं। ये सारा चीज जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा। आज के दिन भी इतना यूनिवर्सिटी पे क्रैकडाउन है, लेफ्ट स्टूडेंट पॉलिटिक्स आर स्पीकिंग, आज भी वही मुद्दा उठा रहे। अभी तो एंटी कास्ट बापसा वगैरह ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी बात उठा रहे। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक बहुत टीचर्स आज बोल नहीं पा रहे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, डिसिप्लिन एक्शन का फियर है। तो उस मामले में स्टूडेंट बॉडीज आर स्टिल स्पीकिंग, उनका भी रिस्क है, लेकिन वो उसके बावजूद वो लगातार बात करते हैं। इसके वजह से आई थिंक नेशनल एक इम्पोर्टेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स को डिस्प्रपोर्शनेटली सही एक इम्पोर्टेंस मिला है, एंड इट इज वर्थ दैट इम्पोर्टेंस। तो आप कह रहे हैं कि लेफ्ट का जो कल्चर है, लेकिन 2015 या 14 के बाद में कहा जा रहा है कि लेफ्ट तो सिकुड़ गया है, अब सारा लेफ्ट एक जगह मिल करके लड़ता है तब जीतता है, वरना एबीवीपी जीत जाए। ये कैसे हो गया कि वो है, वो हो रहा है क्योंकि यही पॉइंट इज एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क में आप काम करोगे, मुद्दे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आपका फ्रेमवर्क आप फॉलो नहीं कर रहा। जो मैं आपको सेक्युलर सेक्टरिज्म एक्सप्लेन करते हो क्या, जैसे बहुत सारे बच्चे जो बाकी बच्चों के साथ भी मेरा जो डिस्कशन होता है, वो कहते हैं कि अपर कास्ट से पुअर बच्चा है, राजपूत आते हैं, ब्राह्मण गरीब आते हैं, वो आते कैंपस में, वो कैसे किस जन का पॉलिटिक्स में फॉलो होना चाहिए। अगर इधर आ जाते लेफ्ट या इसमें उसको ब्राह्मण कहना है, तो उसका कोई और ऑप्शन नहीं ताकि वो एबीवीपी में जाए, भले ही वो कम्युनल ना हो, ये मतलब लेफ्ट प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स इतना नैरो हो गया कि नया क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं कर पा रहे। अपर कास्ट में भी गरीब हो सकता, उस गरीब को फिर प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ कैसे लाना, इस क्वेश्चन पर चर्चा करना चाहिए ना। वो पहले आप क्लोज हो, हाँ ये प्रिविलेज है, यू नो, फिर आपका तो वही हो। बहुत सारे मुझे बच्चे आके बोले, तो एबीवीपी का बच्चे मेरे क्लास में भी आते हैं, अदरवाइज देयर इज वेरी गुड क्वेश्चंस इन द क्लास। वो सब कहीं लोग बहुत सेंसिटिव बातें भी करते हैं, जब मेरे कमरे में आकर फिर बात करते हैं, मैं पूछता हूँ कैसे ये कैसे हो गया कि तुम फिर, तो वो कहते सर और स्पेस है क्या हमारे पास, हमें तो पहला दिन डिक्लेयर किया था ठाकुर हो तुम, कुछ भी मैं कहूँ ठाकुरवाद है, तो वो फिर सीधा वहीं पहुंच जाता। नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेफ्ट में बहुत सारे अपर कास्ट एक्टिविस्ट देखे हैं, लेकिन जेएनयू में ये कहा जा रहा है कि सारा स्टूडेंट एक्टिविज्म एबीवीपी के अलावा एबीवीपी से लड़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ रहा है, सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, और देश में जो अपोजिशन देखा गया है वो कांग्रेस है, जो सबसे बड़ा अपोजिशन है। तो ऐसा क्यों है कि जो देश में, क्योंकि देश में तो दो बड़े संगठन हैं मोटे तौर पे छात्र राजनीति में देखें तो, एबीवीपी और एनएसयूआई। एनएसयूआई इतना नेपथ्य में क्यों रहा है जेएनयू में, और अभी आपको क्या लगता है कि जैसे चीज़ें राहुल गांधी की भाषा बदल रही है, कांग्रेस की चीज़ें बदल रही है, आपको लगता है कि एनएसयूआई कुछ बेहतर कर रहा है कैंपस में? बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो अभी भी कांग्रेस के पास एक इंस्पिरेशनल सोशल विजन नहीं है। इधर उधर उधर बहुत सारे मॉटली बातें करे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा सेक्युलरिज्म, थोड़ा कास्ट सेंसस, थोड़ा नियोलिबरलिज्म, तो इसमें कुछ इंस्पिरेशनल बात नहीं नई पीढ़ी के। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कांग्रेस का शायद दुनिया में मैं जितना पॉलिटिकल पार्टीज का स्टडी किया वर्स्ट है। 4 लोग स्टूडेंट्स रहते, 5 गुट रहते, आपस में लड़ते रहते, इसलिए लड़ रहे, किसी को पता नहीं इश्यू क्या है, किसी को पता नहीं। जैसे जेएनयू का ही एनएसयू है, पिछले 10 साल से एक कांग्रेस लीडर को नहीं ला पाए, मेरे पास आते, सर थोड़ा रिकमेंड करो, किसको बुला दो। आप संगठन में हो, यू शुड हैव ए लिंक एंड यू शुड कंपेल योर लीडर्स, क्या कैंपस में आओ, तो स्ट्रीट्स पे आज के जरूरत है, लेकिन वो करने बाकी सब कर लेते। अभी जैसे समाज और सोशलिस्ट वाले इनवाइट किए, अवधेश जी आ गए, हम उनके साथ बैठ के बात किए, लेफ्ट वाले बुला लेते किसी को,
राइट ये आप तो गौरव गोगोई के साथ भी बैठे थे। अभी जाके 10 साल बाद अब हुआ गौरव लास्ट वीक आए। नहीं, कैंपस में बड़े बड़े कांग्रेस लीडर्स आते रहते हैं। बहुत कम। ये पिछले 10 साल का बताइए कौन है? पिछले 10 साल में जो जरूरत था नहीं, बहुत मैंने तो पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, शशि थरूर, कौन नहीं आया, मतलब राहुल गांधी में खुद आए तो स्ट्रगल के समय। उसके बाद 10 साल में एनएसयू बच्चे लगातार मेरे पास आते तो किसी को कांटेक्ट करवाई। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है बहुत कोई ये नहीं है इंस्पिरेशन। ही एबीवीपी इज मोर ऑर्गेनाइज्ड, लेफ्ट वाले बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, इतना सारे टॉक्स लगाते। लीडर्स का छोड़िए, एनएसयू रेगुलर टॉक नहीं लगा पाते। कई बच्चे आते सर आपका टॉक लगाएंगे, मैं बोलता हाँ, अगले हफ्ते आके बोलते सर वो दूसरा वाला कैंसिल कर तो फिर वो है कौन दूसरा? 2 बच्चे कोई और ही चलता रहता। तो मतलब जो कांग्रेस का जो कल्चर है, आराम से करेंगे, आराम से जाएंगे। में भी वही आपस में जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है बिल्कुल एक सॉलिडारिटी आपस का नहीं है, टुगेदरनेस। नो पॉलिटिकल पार्टी कैन सक्सीड विदाउट अ सेंस ऑफ, क्योंकि आपका खुद इतना लड़ोगे तो बाहर के लोग आपको क्या ट्रस्ट करेंगे? खुद एक दूसरे को पहले ट्रस्ट बनाओ। वो सिस्टम क्यों नहीं कर पाए? ये मिसेस गांधी के समय से जो हाई कमांड कल्चर आ गया, जो हर स्टेट में लड़ाइयां रख के जो मैनेज किया गया, उसका नतीजा भुगत रहे। ये लड़ने का क्षमता में ही नहीं। राहुल एक रिलीफ है, राहुल गांधी आके आवाज उठा रहे, रेडिकल बातें कर रहे लड़ने का, लेकिन लड़ने के लिए है कौन उनके पीछे? कहीं कहीं लगता मुझे अकेले वो आवाज उठा रहे। अब क्या नया संस्था बना पाएंगे, नीचे से नया लीडर्स को ला पाएंगे? उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बदलना पड़ेगा। तो एनएसयूआई का तो अभी जो राष्ट्रीय प्रभारी है वो खुद जेएनयू से ही पढ़ के गए हैं, जेएनयू के अध्यक्ष रहे हैं कन्हैया कुमार, तब भी कुछ बदलाव आपको नहीं लगता? करना है तो दिखाने मुझे जब से वो लिया है कि कुछ एफर्ट डाले उन्होंने कि नीचे से बदला जाए। कहीं उनका साथी जो काम कर रहे थे, कई लोग बात किए मेरे से कि सर हम एक ऑर्गेनाइजेशन लिए लगाना चाहते हैं, लेकिन हुआ नहीं। तो वो जो सेंस ऑफ अर्जेंसी जो होना चाहिए, सब अपने अपने जगह काम करे, ये कल्चर ऑफ सिंसियरिटी कांग्रेस में नहीं है। सब राहुल के नजर पकड़ना चाहता है, टेंशन। तो एक आदमी का नजरिए में डालना ये कोई मतलब चलेगा नहीं। अब वही आरएसएस का कहीं बार मुझे आरएसएस का मेरा भी स्टूडेंट्स आरएसएस का एक्टिविस्ट को ले आते मेरे कमरे में बात करने को, उनके साथ भी घंटों बैठ के बात करता हूँ समझने के लिए कैसे काम करते क्या है। कहीं बार चौंकाने दे वाले। तो राहुल गांधी की भी तो मेमोरी लिमिटेड होगी ना, सब चाहते हैं कि राहुल गांधी मुझे याद रखे, लेकिन वो कितने लोगों को याद रख पाएंगे? तो इसको और ये लोग भी राहुल के जाते ही डॉर्मेंट हो जाते हैं, उनके सामने एक्टिव होते हो जाते ठीक है, एक कल्चर वो एनएसयूआई कांग्रेस का। मैं इसलिए कॉन्ट्रास्ट में कह रहा हूँ, आरएसएस बंदा जो आया मेरे से कहा सर हम जानते हैं आप पूरा डिफर करते हो हमसे, लेकिन आपके बातों में अगर हमको लगा हमारा संगठन को कुछ फायदा पहुंचाने वाला बात है आपके पास और आप रेडी हो, 10 दिन में मैं आपको अमित शाह से मिला सकता। ये उनका लूप है, ये उनका लूप देख जबरदस्त। लोकल ऑर्डिनरी स्टूडेंट से लेके मिनिस्टर से लेके पीएमओ तक उनका आरएसएस, ये लूप आप अगर इसीलिए उनका इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत फास्ट है। कौन क्या कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कहाँ लिख रहा है, उनका पूरा इंफॉर्मेशन। इधर आपको कांग्रेस का कल्चर में तो किसी को आपस का ही पता नहीं, हम लिख रहे कांग्रेस के लिए लेकिन पढ़ रहे बीजेपी वाले हमारे तो ऐसे विडंबना में तो इसका तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को तो जबरदस्त उनका रीथिंकिंग करना चाहिए। वो हो नहीं पा रहा। राहुल कहीं सिग्नल अभी जैसे गुजरात में जाकर उन्होंने कुछ टिप्पणी दिया कि बाहर के लोग भी है बीजेपी वाले, लेकिन ये नीचे से कितना जल्दी कैसे बन पाएगा? एबीवीपी लेफ्ट एनएसयूआई, उसके अलावा भी कैंपस में बहुत सारे संगठन खड़े हुए हैं, सीआरजेडी छात्र राजद, समाजवादी पार्टी का छात्र सभा, समाजवादी छात्र सभा, ऐसे करके बीच में सीआरएलडी भी आया था, आरएलडी के छात्र विंग थी, और भी ऐसे जो रीजनल पार्टीज के स्टूडेंट विंग भी आए हैं, वो कुछ नए नैरेटिव्स लेकर के आए हैं। उनका क्या लगता है आपको? क्या अभी जैसा मैं सोशलिस्ट यूनाइटेड फ्रंट उनका मीटिंग में गया था मैं, तो बच्चे बहुत एक्टिव थे। अवधेश जी और उनका
कुशवाहा जी जो बड़े नेता आए थे, अच्छा क्राउड था, और बातचीत हुआ, अवधेश जी से मिलने का मौका मिला, उनसे भी मेरा बातचीत हुआ, वो मिलते ही कहा कि आपका निवास आना चाहता हूँ मैं। तो बहुत सारे बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिव है और लगातार अवधेश जी वो है जो अयोध्या से जीत चुनाव गया है, जीते बहुत हैं। बड़ा उनका हाँ। उम्मीद दिया हम सब लोगों को। हाँ। तो वो उस बच्चों के साथ भी मेरा लगातार बात होता है कि बात सुन रहे, अगर मैं उनके प्लेटफॉर्म में जाकर कुछ क्रिटिकल बातें भी कहूँ, छात्र सुनने के लिए तैयार है, तो वो बहुत तो मुझे अच्छा लगता है कि और डिबेट होना चाहिए। एक संगठन जिससे पता नहीं आपका लव हेट रिलेशनशिप है, कौन कैसा है, बापसा के। मैं बापसा और एबीवीपी को आई लव दिस टू ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए क्योंकि वो कभी इनवाइट नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते। तो नहीं, मेरा- लेकिन मेरा- उनकी पॉलिटिक्स पे क्या सोचना है आपका? नहीं, उनका एक point, they have a point. Why should only people of certain privileges speak everywhere? Valid point. उसमें एक ठोस बात है, लेकिन उसको किस हद तक आप उस बात को खींच सकते हो, बात है। एक पॉइंट को बनाना एक चीज है, आप उस बात को इस तक खींचना चाहते हो कि कोई डिबेट ही नहीं करना चाहते, कॉन्वर्सेशन ही पॉसिबल नहीं कर रहे। मेरा कंप्लेंट वो है, वो बात आप करो, कॉन्वर्सेशन जारी रखो, हम भी उससे सीखेंगे, हमारे पास कुछ है तो आप भी उससे। लेकिन मुझे लगता है they stretch it too much, and that is because of the second generation. There only my critique is that is this struggle for justice or struggle for power में फर्क है। Power का struggle is never interested in conversation solid. जस्टिस का जो स्ट्रगल रहता है, पावर के साथ साथ जस्टिस भी अगर चाहिए, कॉन्वर्सेशन होना चाहिए अलग अलग टॉपिक। आप साहब का मेरा साथ यही कंप्लेन, इतना ज्यादा खींच देते कि आप कोई कॉन्वर्सेशन है, आप डिक्लेयर किसी को कर दे ब्राह्मण है, ये कैसा पॉलिटिक्स है? आपको बस उसका खत्म है वहीं पे, आप नेक्स्ट स्टेप पे जाना ही नहीं चाहते हो कि आप लोग कह क्या रहे, लिख क्या रहे, हो सकता है हमारा लिखने में कमियां हो, बात करो, हम आपके पास आएंगे, बात करते हैं, लेकिन आप उसको पूरा ब्लॉक कर दे रहे हो, बातचीत ही पॉसिबल नहीं है, इनका कैरेक्टर एक ही है। दिस इज हिंदुत्व टाइप ऑफ, ये मेरा बिल्कुल एग्रीमेंट नहीं है ऐसा पॉलिटिक्स। तो दिस इज पावर के लिए आप लड़ो, आप सिर्फ ये कह रहे हो आप हटो, आपकी जगह हम बैठेंगे, हम वही काम करेंगे। तो जेएनयू में अभी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होने वाले हैं, आप योगेंद्र यादव की तरह कुछ प्रेडिक्ट करना चाहेंगे? मैं प्रेडिक्शन के गेम में नहीं हूँ, वो यस, मैं तो ब्रॉडली सब प्रोग्रेसिव, इवन बापसा लेफ्ट का भी फाइनल अलायंस होना चाहिए, इनका बातचीत होना चाहिए, बिकॉज लेफ्ट आल्सो इसका बापसा का एज एन एग्जैजरेटेड क्रिटिक ऑफ लेफ्ट इज अनचेंजिंग टुवर्ड्स कास्ट, दोनों तरफ ये कमी है। लेफ्ट हैज बीन प्रो दलित बहुजन, का स्ट्रगल रहा है, रिजर्वेशन का सपोर्ट में रहा, फैक्ट अदर साइड हैज टू रिकॉग्नाइज। बापसा इज ब्रिंगिंग सर्टेन न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन कास्ट एंड प्रिविलेजेस, वो लेफ्ट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आई डोंट थिंक इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एएससी और लेफ्ट का अलायंस हुआ है, वो एक्सपेरिमेंट जेएनयू में भी होना चाहिए। तो अभी देश में ये चलता है डबल इंजन की सरकार, क्यों नहीं एबीवीपी जीत जानी चाहिए, डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, ऐसा क्यों है? क्या परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है, परफॉर्मेंस को कम नहीं है, अगर ये इंडिविजुअली लड़े एबीवीपी ही जीतेगा, तो उनका सपोर्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि एबीवीपी का एडवांटेज यही है, एक ऑर्गेनिक मेथड में वो नॉर्थ इंडिया से जो रूरल एरियाज आते हैं, चाहे किसी कास्ट का हो, मोबिलाइज कर पा रहे, रिलीजियस टोन पे उनका डेली जो लैंग्वेज है उससे। शिक्षकों के लिए कितना कुछ बदला है जेएनयू? ऐसे कहा जा रहा है कि जेएनयू बहुत बदल गया है। टीचर्स के लिए कितना कुछ बदला है? बहुत सारे टीचर साइलेंट हो गए, इतना डर का माहौल क्रिएट किया गया है, मोस्ट ऑफ देम आर विथड्रॉ। दूसरा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका क्लासरूम टीचिंग पे भी होता है। जब क्लासरूम में आप बात कर रहे हो, आप अलग अलग पहलू से देखना चाहते हो इश्यूज को, उसमें निडर होकर बोलना पड़ेगा। अब टीचर को आप इस घर में बिठा दियो कि ये क्या बोले तो क्या हो जाएगा, तो वो लेक्चर्स में बहुत हो गया, अटेंडेंस क्लासेस में लगातार गिरता जा रहा है। तो मेरा यही कहना है, लेफ्ट वाले तो सिर्फ क्लासलेस सोसाइटी का बात करते, ये लोग तो क्लासलेस सोसाइटी बना दिए, क्लासेस होते ही नहीं चेंज मैच के ढंग से, बच्चे स्टूडेंट्स जा नहीं रहे क्लासेस में।
तो ये सारा नया प्रॉब्लम्स, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स जेएनयू फेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल हो रहा है, आपस में भी टीचर्स के रिलेशन में तनाव है क्योंकि वो ट्रस्ट एलिमेंट खत्म हो गया। इतना आप दबाव डालोगे, डर का एटमॉस्फेयर पैदा करोगे, आप खुल के बात नहीं कर सकते ना। आप ये बोले तो क्या हो जाएगा, वो कहे तो क्या हो जाएगा, कौन किसका एडवांटेज लेगा। तो ये नाइहिलिस्टिक नेगेटिव पॉलिटिक्स का यही नतीजा होता है, उसका भर के नहीं आता। क्या हो सकता है पावर बना रहा है, उसका फायदा क्या हो, इंस्टीट्यूशन खत्म हो रहा है, उससे क्या ना आपको भी फायदा नहीं हो रहा। तो मैं नया वीसी को भी ये बात कहूँ, भाई आप जो आपका आलोचन करते उनके पीछे जाके केस डाल के उनको डराने के उसमें समय व्यर्थ करने से अच्छा है आप अपना आइडियोलॉजी बढ़ाओ। एक हिंदू स्टडीज को खोलो 10 सेंटर, वैदिक सेंटर खोलो, विवेकानंद स्टडी सेंटर खोलो, 10 आपका जो सावरकर सेंटर खोलो, बढ़ाओ उनका सीरियस जो स्कॉलर्स है वो व्यू पॉइंट भी चाहिए क्योंकि वो रियलिटी में है बाहर। आपका जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन है सीरियस स्कॉलर, लेकिन वो सीरियसनेस ही नहीं ना। राइट का प्रॉब्लम ये है मीडियोक्रिटी में बंधा हुआ है, वो खुद का बात भी सीरियसली बात करना नहीं चाहते और करने की क्षमता भी बहुत कम लोगों के पास है। जैसा मेरा बुक रिलीज जब हुआ इंडिया आफ्टर मोदी, मैं एबीवी बच्चों को जो मेरे साथ काम करते उनको टास्क दिया था, 3 महीने के टाइम दे रहा हूँ। मैं बोलो पर्सन ऑफ योर चॉइस फ्रॉम राइट विंग आइडियल ब्रिंग हिम, फोरम मैं दे रहा हूँ, क्रिटिक करो मुझे। 3 महीने किसी को नहीं ले पाए, जो सब मना कर दी। ये तो दिस एंटी, तो ये यूनिवर्सिटी में ये सारे हो रहे हैं। रिक्रूटमेंट में क्या पहले किस तरीके के टीचर्स भर्ती किए जा रहे हैं? आपका- बहुत आरोप लग रहा है कि पहले तो बहुत आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड। पॉइंट ये है कि आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेड टीचर्स पहले भी हो रहे थे, जैसे कांग्रेस का लेफ्ट लिबरल, जैसे सीपीएम का वक्त तो लेफ्ट वाले ही होते, बंगाल का भी यही स्टोरी है। तो वो एक अपने आप में एक क्वेश्चन है, ऐसा क्या होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन तो नहीं होना चाहिए। लेकिन डिफरेंस ये है अब राइट वाले आके खुद का रिक्रूटमेंट कर, ठीक है, ये उनका कहना है कि कंटिन्यूटी वो हद तक वो सही है, लेकिन एडवांटेज ये था कि लेफ्ट लिबरल एलीट और लेफ्ट के पास एक क्वालिटी था क्लास में सीरियस, जो टीचर्स अपने क्राफ्ट को सीरियसली ले। जैसे मैं उसका कोविड के समय का बात, जो हमारा फैकल्टी मीटिंग में टीचर्स अगर 2 क्लास भी मिस कर गए, मैं ऐसा टीचर को जेल में जाता हूँ जो पूरा ये हो जाते, भाई 2 क्लास मिस हो गए, इसको क्या करना है, कब लगाना है, मैं सैटरडे आके लगाता हूँ। ये जो इन्वॉल्वमेंट टीचर्स का मुझे बहुत खुशी देते हैं जब देखता हूँ मैं टीचर्स को। एक छोटा सा टर्म पेपर, क्या है टर्म पेपर, कोई टीचर स्टूडेंट लिख कर 10 दिन में दे देता, लेकिन उसको सीरियसली जांच करना, मेरे पास टाइम नहीं हो रहा। ये जो सीरियसनेस, इन्वॉल्वमेंट इन एकेडमिक लाइफ ऑफ माइंड, एवैल्यूएशन हो, पढ़ाना हो, क्लास प्रिपरेशन हो, ये ऐसा क्वालिटी राइट नहीं ले पा रहा। उनको भी अपना व्यू पॉइंट के साथ, लेकिन जो पढ़ने लिखने में रुचि रखता उनके इसमें सिर्फ आप लेके तो आ रहे हो, लेकिन उसके बाद में कुछ उनका इंटरेस्ट नहीं होता, दिख नहीं रहा कि वो मीटिंग्स लगाना चाहते, सेमिनार्स लगाना चाहते, वैसा माहौल क्यों नहीं कर पाए, ये राइट के लिए अपने आप में एक क्वेश्चन है। फंड कट की बहुत बात हो रही थी, जेएनयू का बहुत फंड कट किया गया है, क्या इफेक्ट पड़ा है उस फंड कट का? कहाँ मतलब फंड इंक्रीज नहीं हुआ प्रोपोर्शनली एवरी ईयर, एवरी 5 ईयर में वो प्रोपोर्शनल कैलकुलेशंस इंप्रूव हुआ। क्या है 2014 में लोग फ्रीज कर दिए जो फंडिंग 2014 में था। अब 24 में नया रिक्रूटमेंट हुआ, नया बच्चे आ रहे, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा, लेकिन फंड वही है जो पिछले 2014 में था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रम्बलिंग। हाल ही में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट इसके सर के ऊपर पूरा रूफ गिर गया, बाथरूम्स ठीक नहीं है। किन चीजों पे फर्क पड़ा है? सेमिनार, इंफ्रास्ट्रक्चर पे? एकेडमिक फंडिंग अकॉर्डिंग टू रीसेंट कैलकुलेशन 94% कट। नहीं, कैटेगोरिकली किस पे फर्क पड़ा? लाइब्रेरी फंडिंग 50% कट, सेमिनार एकेडमिक 94% कट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ है 50-60% कट, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज में फर्क पड़ा। आप रिक्रूटमेंट प्रमोशंस रोक दिए, 100 टीचर्स का प्रमोशन रोक। एक तो इनका कैरियर सफर कर रहा है, मेरा भी जुड़ा हुआ, पिछले 7 साल से मैं प्रोफेसर बना, ब्लॉक डे। दूसरे तरफ जैसे आप प्रोफेसर बनोगे एडिशनल सीट्स मिलते हैं, आप ये 6% से प्रोफेसर कैन डू इट, मतलब वो 2 सीट्स भी आप खा रहे हो। पिछले
7 साल से मतलब 14 सीट मेरा अकेला, ऐसा 100 टीचर्स है, तो हंड्रेड्स ऑफ सीट्स ऑफ ईटन उसमें कई सारे SC/ST का बच्चे का भी सीट्स हो गए। तो ये दूसरा पहलू है। तो ये तो ओवरऑल लेवल पे जो है एक डायरेक्ट असॉल्ट ऑन लाइब्रेरीज में जबरदस्त, ऑल जर्नल्स हैव स्टॉप, रीजनल न्यूज़पेपर्स हैव स्टॉप, यहाँ तक EPW का भी डिसकंटिन्यू हो गया। तो सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज पे भी फर्क पड़ा? 94% कोई सेमिनार होता ही नहीं JNU में, फर्क नहीं, कोई सेमिनार होता ही नहीं। थैंक्स टू आवर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट बॉडीज अपने से बेचारे बच्चे पैसा कलेक्ट करके, वो JNU एकेडमिक करके एक बॉडी है, वो हमारे सेंटर का लगातार 10 साल जो ग्लोबल स्कॉलर। ये MCM क्या है? MCM के बारे में मींस का मेरिट, उनका भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ लोग पोस्टर्स में JNU में देखा हूं को कट हुआ है, और कहीं मेरा कोलीग साथी के तो डिसकंटिन्यू हुआ नहीं, जो ठीक डिटेल्स। अच्छा, रिसर्च स्कॉलर्स को बाहर भेजा जाता था, उसके ऊपर कुछ पैसा मिलता था जो क्या बाहर, जैसे कोई सेमिनार के लिए जा रहा है, एक्सचेंज प्रोग्राम में जा रहा है? कुछ नहीं, पहले तो हमें फैकल्टी को भी अब्रॉड जाने के लिए मिलता था, जो अब नहीं मिलता है। मतलब ये वो सारा चीज जो थे एकेडमिक इन्वेस्टमेंट में सारा एवरीथिंग हैज कम टू नील। That is a fact, but इसीलिए we are working with our own motivation, own funds and students. I give lot of credit to students. कुछ बॉडीज ऐसे है जो भी अगर दिल्ली से जा रहा है उसको बुला के ले आते हैं, तो वो एकेडमिक एटमॉस्फेयर बना के रखे, पूरा क्रेडिट स्टूडेंट्स को जाता है। तो टीचर्स को कुछ कर नहीं पा रहे इस मामले में। खैर, JNU के बारे में बातें करते हैं तो वो अलग संसार है, अलग टापू बोलते हैं लोग। लेकिन एक सवाल जो बाहर के लोग करते हैं, मैंने किसी से बात करी कि मैं JNU के प्रोफेसर से बातचीत करूँगा, तो वो बोले कि उनको ये पूछना कि एक JNU क्यों बना इतने सालों में, बड़ा प्राउड करते हैं आप, JNU ये JNU वो, तो JNU से पढ़ करके और जगह भी तो लोग प्रोफेसर बने, एडमिनिस्ट्रेशन में भी गए, एक ही JNU क्यों बन पाया? इतना क्या? बहुत सारे, मैं जब ट्रैवल करता हूँ यूनिवर्सिटीज में बात करने के लिए, मेरे JNU स्टूडेंट से मुलाकात होता है, वहाँ JNU फैक्ट JNU से पास आउट करते हैं यूनिवर्सिटीज, वो कहते माहौल ही नहीं स्टेट यूनिवर्सिटीज में। यही मैं इसलिए आपको जो यूनिवर्सिटी का बात कह रहा था, इंस्टीट्यूशन शुड हैव देयर ओन स्पेसिफिसिटी। आप सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का बात करके छोड़ दोगे तो फिर यही हाल होगा, फिर आप दूसरा JNU कैसे बनाओगे? स्टेट यूनिवर्सिटी में जैसे JNU बच्चे हैं वो सारे यही कहते सर यहाँ सिर्फ कास्ट की लड़ाइयाँ यही बातें चलते रहते हैं। अगर मैं एकेडमिक टेक्स्ट का बात करूँ, इसमें दिलचस्पी ही नहीं है, स्टूडेंट्स में वो दिलचस्पी नहीं है, वो माहौल नहीं, टॉक लगाओ कोई आता नहीं है। तो इसलिए देखिए दो पहलू है, रिप्रेजेंटेशन, सोशल जस्टिस वो होना चाहिए, और वो लोग उस माध्यम से जो आ रहे उनका अपना व्यू पॉइंट सीरियस एकेडमिक एंगेजमेंट होना चाहिए, अभी जाकर तो जो बाकी जगह भी स्टेट आप स्टेट यूनिवर्सिटीज में देखिए नॉर्थ का पूरा हाल क्या है। इलाहाबाद में अपॉइंटमेंट होता है तो बंदूक लेकर आ जाते हैं लोग। लास्ट टाइम हमारा कोई अपॉइंटमेंट के लिए गया था मध्य प्रदेश, उनको सिक्योरिटी लेकर भागना पड़ा अपॉइंटमेंट पीछे नॉर्थ इंडिया में। साउथ में भी लोकल स्टेट यूनिवर्सिटीज आर नॉट डूइंग वेल, तो फंडिंग कट है स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा ये लोकल डायनामिक्स, जो प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, किसको अपॉइंट करना है, किस कम्युनिटी का है, तो ये रिप्रेजेंटेशन का जो पॉलिटिक्स का फ्लिप साइड है, ये है कि सिर्फ आपको आपका आदमी, आपका कम्युनिटी आदमी उधर चाहते हो, वो पहुंचने के बाद वो क्या करेंगे, जो पहुंचते हैं वो बाद में अपना कम्युनिटी की तरफ उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इतने लोग मुड़ के अपने कम्युनिटी के लिए बारे में लिखते हैं, उनसे जाके जुड़ाव लगाव लगते हैं, कुछ नहीं, वो अपना कैरियर बनाते हैं, वो अपना लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उस कम्युनिटी के नाम पे लड़ता है। तो ये सारे क्रिटिकल बातें हमें पब्लिक स्पेस में लगाना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस की बात चल रही, तो अब इंस्टीट्यूशंस इस देश में बहुत सारी चर्चाएं हैं, वो इलेक्शन कमीशन के बारे में भी है, वो ED CBI जैसे उनके बारे में भी है। आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, आप बताइए क्या है ये इंस्टीट्यूशंस की लड़ाई, लोग क्यों बचाएं इंस्टीट्यूशंस को? कांग्रेस कह रही है, आप जैसे लोग कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस खतरे में है, क्यों इंस्टीट्यूशंस को बचाया जाना चाहिए? आम आदमी को क्या मतलब है इन इंस्टीट्यूशंस? वो कभी आया ही नहीं, कभी ऐसी जगह पहुंचा ही नहीं। इसका दो पहलू है, जो इंस्टीट्यूशन है वो ठीक ढंग से काम नहीं किए और पूरा जो नीचे के तबके लोगों को पूरा अपॉर्चुनिटी नहीं दिया सही आदमी।
क्या इंस्टीट्यूशन नहीं रहने पे क्या नीचे तबके के लोग बेटर ऑफ हो जाएंगे? नहीं, ये ये तो पूछना आप पड़ेगा ये तो ना। आप वो क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, मैं दूसरा तरफ भी पूछना पड़ेगा ना। ये जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, हम्म। 10% काम कर रहा है हम्म, और 10% लोगों को फायदा पहुंचा। अगर ये नहीं है तो वो भी नहीं हो। हम्म, तो हम ऐसा माहौल में अभी गुजर रहे हैं क्योंकि 10% को एक किसी को नहीं हो। हम्म, बीजेपी वाले क्या करते, जुडिशरी इज इनएफेक्टिव, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इज नॉट देयर। हम्म, सही बात है, उसका सोल्यूशन क्या है? एनकाउंटर्स, बुलडोजर, हम खुद चला के हम खुद जस्टिस देंगे। तो जब इंस्टीट्यूशनल क्रिटिक हम दे रहे, दोनों तरफ का बातें होना चाहिए। अगर आप एक्सेसिवली इंस्टीट्यूशनल का क्रिटिक देते जाओगे तो फिर बीजेपी वाला कह रहा ठीक है हम जस्टिस देंगे बुलडोजर चला के, फिर आप उसके खिलाफ आपका कुछ आर्गुमेंट नहीं होगा। तो इंस्टीट्यूशंस आर नेसेसरी, दे हैव बीन इनएफेक्टिव, दे हैव प्रोटेक्टेड प्रिविलेजेस ऑफ सर्टेन कास्ट एंड क्लासेस। ये डिबेट होना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए। जैसे जुडिशरी में कितने दलित नहीं, ओबीसी नहीं, लेकिन आप इस मामले को लेकर आप पूरा जुडिशरी को हम डिलिस्टमेंट कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, ये बीजेपी आरएसएस का काम है। एक लेजिटिमेट कंप्लेंट को लेके बीजेपी आरएसएस तो कह रहा है कि कॉलेजियम खत्म कर देंगे। वही खत्म करेंगे, अपना आदमी डालेंगे। तो रास्ता क्या है फिर? कॉलेजियम से मार्जिनलाइज सेक्शन आ नहीं रहा, वो कह रहे हैं कॉलेजियम खत्म करेंगे। मार्जिनलाइज सेक्शन के पास क्या ऑप्शन है? हर इश्यू में हम लोग इसी हिस्टोरिकल जेंडर का खड़े हैं। इसलिए आरएसएस का इतना इन्फ्लुएंस बढ़ गया समाज में, नीचे तबके तक बढ़ गया क्योंकि उनका इश्यू सही इश्यू रेस कर। लेकिन हम जानते हो कोलिजम निकाल के आरएसएस वाले दलित भोजनों को नहीं लाएंगे। अगर दलित भोजनों को लाते भी है वो आरएसएस के तरफ जारी करने वाले को लाएंगे। तो ये क्या हम वो सिस्टम चाहते हैं? तो आप हर चीज में उनका अगर 10 years में देखें सारा कंप्लेंट सही है। नहीं, बिल्कुल लाएंगे वो। उन्होंने दलित राष्ट्रपति बनाया, ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनाई है, ओबीसी उपराष्ट्रपति बना रखा है, ओबीसी प्रधानमंत्री बना रखा है, डीयू में रिक्रूटमेंट्स में उन्होंने एसटी एससी ओबीसी के लोगों को बनाया जो एनएफएस हो जाया करते थे, या फिर मंत्रालयों में उन्होंने पिछली बार तो एक लिस्ट ही जारी करी थी 27 ओबीसी के मिनिस्टर्स। तो वो तो कॉलेजियम हटा करके ले भी आएंगे। क्या दिक्कत है? क्यों नहीं फिर एसटी एससी ओबीसी उनके साथ हो जाए? वो तो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। That's what is working. तो वहाँ तक I think we have to concede. RSS, BJP has done what Congress and left could not do in 50 years. वो 10 साल में करके दिखाए। लेकिन उसमें कैच क्या है? अगर सिर्फ हम वही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ आप रिप्रेजेंटेशन के एंगल से इस प्रोसेस को देखोगे आपको पूरा जस्टिस ही जस्टिस नजर आएगा। उसमें कैच क्या है? तो फिर राहुल गांधी तो रिप्रेजेंटेशन की ही बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना करके सामाजिक न्याय करेंगे। तो फिर वो जो कर चुके हैं वो राहुल गांधी करने का कह रहे हैं। हाँ, वो तो कह रहे पूरा हर चीज में करेंगे, लेकिन वहाँ पे हम वही क्वेश्चन पूछ रहे, सिर्फ जाति जनगणना करोगे आप, करके क्या नया पता लगाने वाले हैं? ये सारे चीजों में ऑलरेडी पता है। अगर आप एजुकेशन का बात लोगे, सबसे कम किसमें है? तो दलितों में होगा, ब्राह्मणों में तो नहीं होगा। लैंडलेसनेस सबसे कम किसमें? ईबीसी में होगा, ठाकुरों में तो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नया आप लेके नहीं आओगे। सेंसस का पब्लिक नॉलेज एवरीबॉडी ऑलरेडी, कॉन्क्रीट डेटा होगा, कैलकुलेबल एक डेटा आपके पास होगा। लेकिन आप कास्ट सेंसस करके नियोलिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन करोगे, फायदा क्या है? और तनाव बढ़ेगा एंड दैट विल हेल्प फर्दर हेल्प कंसोलिडेशन। वो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लाएंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कितना प्राइवेट सेक्टर क्यों एक्सेप्ट करेगा? Should private sector accept reservation? Their capital, their money. अभी प्राइवेट स्कूल्स में, वो तो प्राइवेट सेक्टर में छोड़िए, जो राइट टू एजुकेशन बिल में EWS का स्कीम जैसा ही स्कूल्स में सारा कॉर्पोरेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% का प्रावधान बनाए थे। अब जाके घूम के देखो कितने स्कूल्स में 25% बच्चों को दाखिले दे रहे। कागजों में तो होता है 5% है रियल इफेक्टिव। नहीं, कागजों में तो 25 ही होता है, उसका पैसा भी मिलता है। जानते हो उसका स्कैम क्या है? वो पूरा निकला है ना, वो कितना क्या होता है। तो आजकल आप जो है लेफ्ट लिबरल्स को काफ़ी जगह जगह जाके आलोचना कर रहे हैं, देसी भाषा में वो तो गरिया रहे हैं। क्या मामला है? क्या लड़ाई हो गई आपकी उनसे? वही है कि लेफ्ट को अभी रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। उनका जो ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा, अभी मैं लास्ट वीक सीपीआई का मीटिंग में गया था,
उनको ये कहना कि आपका जो मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक समय सही था, जेन्युइन कंसर्न था इनका लेफ्ट का, मैं सिंपैथेटिक हूं उनके साथ, लेकिन वो आज काम नहीं कर रहा क्योंकि नए मुद्दे उठ चुके हैं और नए मुद्दे के लिए लेफ्ट के पास समाधान नहीं है। लेफ्ट लिबरल जो एलीट इंटेलेक्चुअल्स के सर्कल्स में भी देयर इज अ काइंड ऑफ एग्जॉस्शन, नया बात को समझ नहीं पा राइट विंग पॉपुलिज्म जो नया मुद्दा उठा के ले रहा है जिस स्पीड से वो कैचअप नहीं कर पा रहा, तो उसलिए मैं वहाँ उनको क्रेडिट देता हूँ। मैं तो भले ही आप कहोगे कि हमारा सोशल क्लास के मैं वहाँ मैं कोई सिंपैथी नहीं रहता हूँ, वहाँ मैं उतना ही कमिटमेंट के साथ क्रिटिक ऑफर करता हूँ। लेकिन अच्छी बात ये पिछले 5 साल में देखने को मिला सारा लेफ्ट ग्रुप मेन स्ट्रीम लेफ्ट ग्रुप से बड़ा ओपन बन गया। मैं जहाँ पे जाके क्रिटिसाइज करता हूँ, पहले बहुत सेंसिटिव थे, थोड़ा भी क्रिटिकल को पार्टी का क्रिटिसिज्म और कॉन्स्पिरेटोरियल एंगल से देखते हैं। अभी मैं जब क्रिटिक देता हूँ तो वो बहुत ओपनली लेते हैं। अभी मैं मीटिंग में गया था सीआर फाउंडेशन करके एक लेफ्ट ग्रुप का, हाफ एन आवर में एक जबरदस्त क्रिटिक किया, तो इतना आगे कहा कि नया पहलू हम तो सोचना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है। ये जो आप जो कह रहे हैं, आप लेफ्ट लिबरल्स के बीच बैठ करके ये कह रहे हैं कि आप ज़मीनी आदमी हैं, ज़मीन पे जाओ, और फिर बीच में आपके कुछ आर्टिकल्स भी हैं, हमने भी कुछ आर्टिकल साथ लिखे, और वो क्या है, और बेटा आप जाटों की बातें कर रहे थे, आपने बीच में भी लाया, क्या अनुभव रहा उसको थोड़ा सा? कहाँ हरियाणा का जो हरियाणा का विजिट तो हम साथ ही गए थे, उसमें हम लिखे भी हिंदू और टेलीग्राफ में, वही है कि ये जो डोमिनेट, देखिए प्रॉब्लम फिर वही है, हम डोमिनेट कास्ट जब जाटों कहते हैं उसमें कितना 10-15% है, बाकी सब तो गरीब है, छोटे छोटे। सेम इज ट्रू विद ब्राह्मण्स आल्सो, सेम स्टैटिस्टिक्स विल कम ठाकुर्स आल्सो, कम्मा जो भी डोमिनेंट कास्ट हो, ये रियलिटी है। क्या इस मुद्दे को हम उठाए, ब्राह्मणवाद कह रहे हैं, ब्राह्मणों में गरीब को क्या क्वेश्चन है, तो क्या कहे कि उनका सोशल कॉन्फिडेंस है, सोशल करते सेम इशू बीजेपी जब हरियाणा में जाटों का डोमिनेंट ग्रुप्स का क्रिटिक आलोचना करने लगा, पूरा कंसोलिडेशन मिला आपको, दलित, ओबीसी, ट्राइबल, वुमेन सारा अगेंस्ट हो गया, क्योंकि उनका पॉपुलर मेमोरी में दे हैव सीन ओनली वन कास्ट ग्रुप डोमिनेटिंग, और कितना वो लोग सही में मोलेस्टेशन किया है, कितना जेंडर रिलेटेड में, वो सब फैक्चुअल बात हुआ उस पर, कई लोग कह रहे ऐसा नहीं था, पॉपुलर परसेप्शन ये बन गया, जाट मतलब वो रहेगा अपना दबदबा बना के, ये बीजेपी फायदा उठा रहे। देखा मैं उठाना चाहिए, तो जो बात हम लोग लिखे कि फार्मर्स मूवमेंट दिल्ली में बैठकर हमको लगा बड़ा प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, सेम फार्मर्स मूवमेंट हैज गिवन बीजेपी दी विक्ट्री। जब ब्रेजिलर्स मूवमेंट हम लोग कितना ये हो गए थे, ब्रेजिलर्स का जैसा कैसा हो सकता है, वहां जाए तो वो बता कि दलित और ओबीसी महिला के साथ कौन सा इज्जत है, जाट महिला के साथ होते आप उधर दिल्ली से आगे, अब वो अग्निवीर का भी बात चला, तो बीजेपी एक नया पहलू दिखा रहा है जो पॉसिबिलिटी है, उससे हमें सीखना चाहिए कि भाई ये ग्रेडेड, और बहुत मुश्किल है ग्रेडेड इनइक्वालिटी सब क्या करो। जो हमारा सेकंड विजिट था उसमें वो सुरेश कोट जी वगैरह उनसे जब मिले, हो गया कि हम दलित के साथ अलायंस बने, जो छोटू राम जी का उसमें गए हम, उसमें हम देखे बामसेफ का एक महिला बात कर रही थी, इसका एक ही जवाब है, सॉलिडारिटी। आज अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस मनाया जा रहा है आज, और कल एक फिल्म रिलीज हुई है सन्नी देओल की जाट, और जो सन्नी देओल पूरे किसान आंदोलन के दौरान चुप रहे, वो कल ये क्लेम कर रहे हैं कि जाट किसान होता है, सारे देश का किसान जाट ही है, मतलब ये स्टेटमेंट आ रहा है। कैसे देखते हैं? धनखड़ जी भी मैं किसान का बेटा, वो तो कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन का लिमिटेशन है, मैं कह रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन का अपना अहमियत है, बट representation cannot capture all these dynamics। आप सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करो, फिर बना दिया वाइस प्रेसिडेंट ही जाट है, इसलिए बनाए क्योंकि आप जाट का आंदोलन का जवाब था उनका, तो रिप्रेजेंटेशन में आप खत्म है। यूपी में बीजेपी का अध्यक्ष जाट बना दिया, राजस्थान में अध्यक्ष जाट था, हो गया हम जाट, आप कहोगे बीजेपी जाट के खिलाफ है, वो 3 एग्जांपल देगा, बात खत्म। हमारा कहना रिप्रेजेंटेशन इज ओनली बिगिनिंग, खत्म नहीं होता है, प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप क्या कर रहे हो उसे भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसमें आपको साफ पता चलेगा कि ये 750 फार्मर्स मरने के बाद भी बीजेपी में कोई एम्पैथी नहीं था, इसके खिलाफ तो नहीं। लेकिन देखिए
सोशल डायनामिक्स कैसे चल रहे हैं। 750 फार्मर्स मर गए, लेकिन जनरल सोसाइटी में एम्पैथी नहीं आया। लिमिटेड ढंग से कंपेयर टू अदर मूवमेंट्स फार्मर्स में अभी हाल ही में जो आंदोलन चल रहा था दलेवाल जी का, ये मतलब वो किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, डल्लेवाल एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के लीडर थे और किसान मजदूर मोर्चा के सरवण सिंह पंड्या संयोजक, उसको आम आदमी पार्टी ने उठा करके फेंक दिया। दोनों मोर्चे साफ कर दिए, 100 से ज़्यादा मतलब जो मेन लीडर्स थे वो भी गिरफ्तार कर लिए, 300 के लगभग लोग अरेस्ट करके रखे उन्होंने। नेशनल मीडिया में कोई बोला ही नहीं, यहाँ पर दिल्ली में कोई नहीं बोला। नहीं, सिर्फ एम्पैथी की बात नहीं है ना, कि आपको नहीं लगता कि सबने अपने अपने गुटबाजियां बना रखी है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जंगल काटा जा रहा है तो कुछ लोग हैं जो सिलेक्टिवली साइलेंट है। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी कुछ कर रही है तो कुछ लोग हैं जो सिलेक्टिवली साइलेंट है। इंडिया ब्लॉक इन्होंने बनाया है, मिल करके लड़ने की बातें कर रहे हैं, सारे देश को ये आह्वान कर रहे हैं कि संविधान बचाओ प्रियम्बल, ये संविधान की कॉपी लेके घूम रहे हैं, लेकिन ये तो अपने अपने उससे ही बाहर नहीं निकल पा रहे। सॉलिडारिटी एम्पैथी के थ्रू ही जो है सारे मसलों का एक सोशल विजन तक पहुंच सकते हैं। जैसा कांग्रेस में अभी जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में हुआ, सारे ग्रुप जुट गए वहाँ पे, तो प्रेशर बना कांग्रेस पे। कोई भी इश्यू, मुस्लिम मॉब लिंचिंग हो, दलित मॉब लिंचिंग हो, ओबीसी का बात हो, ये इश्यूज में एक जनरली न्यू लिबरलिज्म एक एम्पैथी खत्म कर दिया। आपके साथ अगर कुछ हो रहा है, नॉट माय कंसर्न, ये एथिक जो है ये न्यू लिबरल है, ये 50-20 साल पहले नहीं था ऐसा। नहीं, मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकली जो ब्लॉक्स बने हैं। मीडिया में भी आप देखेंगे कि ये बहुत, जिसने गौर से देखा कि हैदराबाद के इशू पे कुछ लोग ऐसे थे जो हर मुद्दे पे बनाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों की, प्रोग्रेसिव मीडिया की बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वहाँ बात जो कही गई कि कांग्रेस की सरकार थी। जब ये किसान आंदोलन को मोर्चों को हटाया गया तब पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने ये काम किया। तब वैसे कुछ लोग थे जो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत कुछ करते थे, उन लोगों ने बिल्कुल सेलेक्टिव साइलेंस रखा उस बात पे, क्योंकि लेफ्ट इस आंदोलन में उस तरीके से नहीं था। तो लेफ्ट की पोजीशन से जो देखने वाला मीडिया है, और मैं मीडिया के लिए से बोल रहा हूँ कि मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर था उसका, मैं मेरा इंटरेक्शन सबसे रहा, और मैं उस सेलेक्टिव साइलेंस को देख करके मुझे भौचक्का हो गया। वही मैंने सेम सेलेक्टिव साइलेंस हैदराबाद के मामले में देखा। अगर ऐसे ही ब्लॉक्स बना के रखने हैं तो आप सेक्टेरियन सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि सेक्टेरियन पॉलिटिक्स है ये, मतलब आपने अपने अपने ब्लॉक बना ही रखे हैं। उसी का बात करता है कि भाई अपना अपना तुम करोगे, एक पॉइंट कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंसी और इंटर सॉलिडारिटी बनाना ही पड़ेगा। नहीं तो ये सोच आम सोच हो गया, मैं तुम्हारा क्यों सोचूं, हैदराबाद मेरा कांग्रेस का है, मेरा कांग्रेस का साथ ठीक है तो मैं ठीक चुप रहता हूँ, कहीं और कुछ है तो वहां बोलूंगा। सब ब्रेक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ब्रेक करके जो इंटर कनेक्शन है वो ढूंढ के करे तो तब जाके बात बनेगा। अभी जो दलित बहुजन बच्चे, उनको क्या मिलेगा, हैदराबाद लैंड और यूनिवर्सिटी का है, उनको कुछ लेना देना नहीं, वो बच्चे सबसे आगे, इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। सेल्फलेसली बच्चे आगे लड़े रहे। अगर आप कोई दलित ऑर्गेनाइजेशन कहे ये लोग क्यों मरे, ये लोग क्यों आगे पड़े, इनको क्या लेना है उस लैंड से, क्वेश्चन इज वैलिड, द कॉन्सिक्वेंस विल बी ओनली दिस। तो दोनों को कैसे जोड़ना है, इस पे जो है हमारा रिसर्च अभी इस पे है, हमारा आगे चल के बातचीत भी इसी पे होना चाहिए। तो इस रिसर्च से कुछ निकला है, जैसे कोविड आया तो कोविड को लेकर के रिसर्च लैब में रिसर्च चालू हुआ कि कोविड का साहब आप वो बनाइए, वैक्सीन बनाइए। ये समाज में कोविड जैसी स्थिति हम देख रहे हैं, आप कोई बना पाए वैक्सीन? बनाने के इसमें लोग कलेक्टिव नहीं है, इंडिविजुअल बनाने का वैक्सीन नहीं है, कलेक्टिवली मिलके इस वैक्सीन को बनाना। ट्रम्प जिंदाबाद रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो देखिए ग्लोबल डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है वो, दिस इज द ग्लोबल मूड। डिसऑर्डर क्रिएट करके हेजेमनी को रखना, पहले तो न्यू ऑर्डर क्रिएट करके हेजेमनी, ग्लोबल ऑर्डर एंड हेजेमनी, अभी डिसऑर्डर एंड हेजेमनी। तो दिस इज आल्सो गुड साइन ऑफ सम चेंज। तो देश के बारे में बात कर ली हमने, दुनिया के बारे में फिर कभी बात की जाएगी। बहुत शुक्रिया लंबी बातचीत के लिए, और एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए आप कहें, उसको ऐसे बोलते हैं, मुझे
हमारे साथी ने कहा है कि ये बुलवाना है अतिथि से कि बहुत अच्छा लगा बातचीत करके इनफॉर्मल विद महेश में, और जन काफिला को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। हाँ। ये आपको बोलना है, मुझे बोलना है। इधर देख के बोलना है। जन काफिला को आप जुड़िए के साथ, और इनफॉर्मल विद महेश को प्रोग्राम को लगातार आप देखते रहिए। थैंक यू अजय जी, महेश। थैंक यू। ओके।